जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। ये फार्माकोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन 2023 मतलब जो एग्जाम 2023 में हुआ था उस पेपर का हम डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये आपके सामने फार्माकोलॉजी का यानी फार्माकोलॉजी 2023 का पेपर है। इसे हम क्या करेंगे, अच्छे से स्लाइड करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल में आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम पे पहले ही देख रहे हैं या एग्जाम के एक दिन बाद देख रहे हैं, ठीक, बाद देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि एग्जाम देने से एक दिन पहले यदि आप देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक आइडिया मिलेगा कि पेपर सॉल्यूशन 2023 हमें कैसे लिखना है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब सारी जानकारी इसमें हम आपको देने वाले हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम क्वेश्चन देंगे, इस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन एकदम अच्छे से इजी भाषा में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि हम पार्ट की बात की जाए तो पेपर में कितने पार्ट होते हैं, पेपर में टोटल 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, पार्ट सी। पार्ट ए में जो होता है टोटल 7 क्वेश्चन होता है, किन्हीं 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, तो कितने तरह हो जाएगा, 30 नंबर का यहाँ से हो जाएगा। पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 10 या 30 नंबर यहाँ से मिल जाने वाला है। ठीक, फिर देखा जाए तो पार्ट सी की बात की जाए तो 20 नंबर का होता है। इसमें एमसीक्यू भी हो सकता है, फिल इन दी ब्लैंक भी हो सकता है, 1 नंबर की डिफिनेशन भी हो सकती है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल तुम्हारे पास 30, 30, 60, 20, 80, ये टोटल और टोटल कितने नंबर का हो जाएगा, 80 नंबर का हो जाएगा और 20 नंबर आपके स्कूल से मिलेगा तो 100% आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसमें बारे में। ठीक है, यदि आपका ये पेपर सॉल्यूशन आपको चाहिए व्हाट्सएप मोबाइल पे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के वीडियो के लिंक में हम अपना नंबर दे देंगे, वहाँ से हमें व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ राशियाँ पे करनी पड़ेगी, 25 रुपीज़, कितना, 25 रुपये आप पे करके, ठीक है, इसका PDF बना यानी मंगवा सकते हैं अपने व्हाट्सएप मोबाइल पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो पोर्शन है इसका क्वेश्चन के साथ साथ आंसर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि देखी जाए तो इनमें बात की जाए तो इतनी चीज़ें हैं। देखिए, ये आपको कोड नंबर है फार्माकोलॉजी। मैक्सिमम मार्क की बात की जाए तो टोटल कितने नंबर है, 80 नंबर आपको इसमें पढ़ना रहता है और टाइम की बात की जाए तो आपको टोटल 3 घंटा देना रहता है। कितने घंटा, 3 घंटा देना रहता है। और ये सब सावधानियाँ जैसे फर्स्ट ईयर में देखे थे वही चीज़ें यहाँ से बोल रहा है। ठीक है, तो हम सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं, यानी पार्ट ए लॉन्ग क्वेश्चन। पार्ट ए में जितने भी पोर्शन रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज में आपको खत्म करना, कम से कम 1.5 पेज, यदि हो सके तो 2 पेज में ही करेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या कर रखा है, आंसर एनी 6 क्वेश्चन, मतलब टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए 1 से लेके 7 क्वेश्चन तक है, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना रहेगा पूरा डिटेल में। तो यही कह रखा है, आंसर एनी 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, मतलब इसमें से 7 में से किसी 6 क्वेश्चन को आपको करना रहेगा और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर, तो 6 × 5 = 30, तो यहाँ से कितने नंबर मिल जाएगा आपको, 30 नंबर यहाँ से मिल जाने वाला है। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ से देख रखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या कर दिया, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यदि आप नोट कर रहे हैं, कॉपी पेन उठा के यदि नोट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपना लिखा अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब जो आपके शरीर के अंदर किस रूट के जरिए दवा को अंदर की जा सकती है। ठीक है, डिफरेंट काइंड के रूट होते हैं, तो उसी को आपको क्या कर देना, यहाँ से बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आंसर इसका देखते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये है। अब इसे एक्सप्लेन करते हैं एकदम बढ़िया से। देखिए लिखा तुम्हारे पास, ऐसे ही आपको हेडिंग डालना है। देखिए क्वेश्चन आंसर फर्स्ट, और मतलब याद रखना आपको क्वेश्चन वहाँ पर उतारना नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन उतारें। ठीक है, तो इसमें लिखा है एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब कोई ड्रग्स है
हमारे शरीर के अंदर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, चाहे ओरल के थ्रू, चाहे मुंह के थ्रू ले सकते हैं, चाहे इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं, ठीक, या कोई क्रीम रहता है तो हम अपने घाव पर अप्लाई कर लेते हैं। तो वही चीज़ का रखा अपने शरीर के अंदर कैसे हम दवा को क्या कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वही चीज़ें बताना। तो लिखा क्या हो गया, ए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ए फार्मेसी इज ए पाथ बाय विच द ड्रग्स इज टेकन इनटू द बॉडी। मतलब देखा जाए तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फार्मेसी एक तरह का रास्ता है कि कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर कैसे जाता, उसी को क्या बोलते हैं, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। ठीक, अब याद रखना ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि किस चॉइस से आप कोई भी ड्रग्स लेना चाहते हैं। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मार्केट में इंजेक्शन भी अवेलेबल है उसका, ठीक है, टैबलेट, कैप्सूल, सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं। तो वही चीज लिखा नेक्स्ट पॉइंट में, द चॉइस ऑफ रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड अपॉन, मतलब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि किस रूट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ड्रग्स को लेंगे। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स, अब ड्रग्स की प्रॉपर्टी पे निर्भर करती है कि सॉलिड है, कि लिक्विड है, कि इंजेक्शन है, कि ओरल लेना है या सीधे अप्लाई करना घाव पे, वो सारी चीज़ें। थेरापेटिक ऑब्जेक्ट, थेरापेटिक ऑब्जेक्ट उद्देश्य के बारे में बताता है कि किस पर्पज के लिए आप ले रहे हैं, ठीक है। याद देखा जाए आप एक ही, जैसे मान लेते हैं आप दवा कराने गए, मान लेते हैं आपको दाद हो गया तो आपको क्रीम लगाने के लिए देगा। जैसे मान लेते हैं ये दाद वाला रीजन है तो दाद वाले रीजन में क्रीम लगाने के लिए देगा, और यदि ज़्यादा अमाउंट में है तो टैबलेट या कैप्सूल या कई चीज़ दे सकता है आपको खाने के लिए। तो ये बताओ क्रीम क्या करेंगे, उस एरिया में अप्लाई करेंगे, और टैबलेट और कैप्सूल को क्या करेंगे आप, इनटेक करेंगे, मतलब मुंह के द्वारा लेंगे। ठीक, ये हो गया। अब ये फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो चार्ट आपको यहाँ से दिखा देना है और इसे अच्छे तरीके से क्या कर देना, आपको एक्सप्लेन कर देना। तो इसमें लिखा क्या हो गया, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन तीन तरह से होता है। इंटरल यानी क्या होता है, इंटरल होता है, पेरेंटल होता है, टॉपिकल होता है। इंटरल में तुम्हारे पास ओरल आता है, सब लैंग्यूअल आता है और रेक्टल आता है, ठीक है। इन सबको यानी डिटेल में हम देखने वाले, इसकी चिंता मत करिए आप। उसके बाद पेरेंटल में आईवी आने वाला है, आईएम आने वाला है, सब क्यूटेनियस आने वाला और इनहेलेशन आने वाला है। और ट्रॉपिकल के अंतर्गत देखा जाए तो आपको इतने चीज आने वाले हैं, स्किन हो गया, ठीक है, स्किन हो गया, वेजाइना हो गया, माउथ हो गया। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सुनिए तब फिर इन्हें हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इंटरनल में सबसे पहले ओरल, ऐसी दवा जो हम किसी मुख के द्वारा लेते हैं तो उसे हम ओरल ड्रग्स बोला जाता है। इसमें मोस्टली क्या होता है, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, या कोई आपका सिरप वगैरह हो गया, उसे हम इनटेक करते हैं। ठीक, सब लिंगुअल क्या होती है, ऐसी दवा जब हम किसी दवा को मुंह में रखते हैं और वहीं पर वो गल जाती है, जैसे कहते हैं ना जीभ के नीचे रख ली जाती है, तो उसमें उस ड्रग्स को ज़्यादा की जाती है जो नर्वस सिस्टम के लिए होती है, जैसे न्यूरॉन वाली दवा होती है, जैसे मेथाइकोबालामीन होती है, तो ये सब ज़्यादा यूज की जाती है। रेक्टल ड्रग्स क्या होती है, हम क्या कर देते हैं, कोई भी ड्रग्स, ये मोस्टली पाइल्स में यूज किया जाता है, ठीक, जिसे बवासीर हुआ रहता है उसमें। इसमें करते क्या है, उस ड्रग्स को एनस के थ्रू क्या कर देते हैं, अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद वो अपना फंक्शन परफॉर्मेंस करता रहता है। ठीक, तो ये हो गया। अब पेरेंटल में तुम्हारे पास आईवी मतलब क्या होता है, इंट्रावेनस, मतलब ड्रग्स को लेते हैं किसी इंजेक्शन में लेके हमारे नसों में सीधे लगा देते हैं, ठीक है, तो उसे इंट्रावेनस बोला जाता है। कभी कभी हमारे मसल में लगा देते हैं हम, जहाँ पर मसल की अमाउंट ज़्यादा होती है, जैसे हिप वाले रीजन पे देखा जाए तो हमारे दोनों हिप वाले रीजन पे मसल की मात्रा ज़्यादा होती, शोल्डर वाले रीजन पे देखा जाए तो हमारे पास मसल ज़्यादा होता, तो वहाँ पर अप्लाई की जाती है। सब क्यूटेनियस क्या होती है, हमारी स्किन को खींचकर उसी के अंदर डाल देते हैं इसे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसमें मोस्टली रेबिस दी जाती है, इंसुलिन दी जाती है, पेट के ऊपर से पेट की जो चर्बी उसे खींच लेते हैं, उसी में इंजेक्ट कर देते हैं, तो सब क्यूटेनियस हो जाएगा। इनहेलेशन मतलब क्या होता है, जैसे आपको गैस के द्वारा क्या कर देंगे, सांस के जरिए, जैसे आप सुने होंगे ये नेबुलाइजेशन किया जाता है, छोटे बच्चों को ऐसे मुंह में लगा दिया जाता है, मशीन चालू कर दिया जाता है, तो सब यानी उसे क्या बोला, इनहेलेशन बोला जाता है। ट्रॉपिकल के अंतर्गत देखा जाए तो स्किन आते हैं। स्किन मतलब ये जो पोर्शन हमारी स्किन, जैसे घाव लग गया किसी को, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिए क्या होगा, छोटा सा घाव दिख रहा है, इसके ऊपर हम क्रीम अप्लाई कर देंगे, काम बढ़िया हो जाएगा कभी कभी, ठीक है। ये स्किन ट्रॉपिकल मतलब ऊपर से अप्लाई करेंगे, इसे खिलाए उलाएंगे नहीं,
वेजाइना मतलब कभी कभी फीमेल के वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे भी ट्रीट करने के लिए हम सब ट्रॉपिकल रूट का प्रयोग करते हैं। ठीक, सब ट्रॉपिकल से यानी ट्रॉपिकल लेवल का प्रयोग करते हैं। माउथ में कभी कभी हमारे अल्सर हो जाता है, निनाव जिसे बोलते हैं, तो निनाव हो जाता तो उसे भी ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ट्रॉपिकल एजेंट का प्रयोग करते हैं। तो ये था इनके बारे में। अब इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना एकदम बढ़िया से, उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिखाना, काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ओरल रूट, नाम से ही बता दिए ओरल रूट केवल किसके थ्रू दी जाएगी, माउथ के थ्रू, ये याद रखना आप। ठीक, देखिए माउथ के थ्रू लेंगे और यहाँ पर क्या करेगा, पेट में चला जाएगा। पेट में यहाँ पर थोड़ा बहुत ड्रग्स यानी एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद हमारी छोटी आंत में क्या होगा, ड्रग्स को एब्जॉर्प्शन होता है, फिर बड़ी आंत में होता है, ऐसे ऐसे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब लिखा क्या हो गया, ड्रग्स इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द माउथ, मतलब ड्रग्स को किसके थ्रू लेंगे, मुंह के थ्रू लेंगे। ठीक, दूसरे पॉइंट पे मोस्टली टेक कैप्सूल, ठीक है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप वगैरह क्या कर देते हैं, इसमें इनटेक करते हैं, क्योंकि इसमें ये सब जितने भी दवा होती हैं सब क्या ली जाती हैं, ओरल के थ्रू ली जाती हैं। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्टमक मेनली इन द ड्यूडेनम हैविंग द ग्रेटर एब्जॉर्बिलिटी सरफेस ऑफ प्रोवाइडेड इंटायरली। कहने का मतलब क्या कह रखा है, जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है मेनली स्टमक के ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है। देखिए ये स्टमक है, स्टमक का जो नेक्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, यानी ये वाले पोर्शन को हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ऐसे छोटी छोटी ऐसे विलाई पाई जाती है, क्या पाई जाती है, छोटी छोटी विलाई पाई जाती है, जो सरफेस एरिया को क्या कर देती है, इंक्रीज करती है। अब बताइए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, वही चीज़ें वो बताना चाहता है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब इसका फायदा नुकसान भी होता है। देखिए कोई भी चीज़ दुनिया में यदि फायदा भी है तो नुकसान भी है कि नहीं। जैसे मान लेते अभी कोई प्यार में पड़ जाए भाई, ठीक है, तो बतियाएंगे, उन्हें समझाएंगे, तो भाई मर दे तू का जनवा, ठीक है, तो उन्हें फ़ायदा लग रहा है। जब छोड़ के चली जाएगी यानी रिचार्ज करा देंगे, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देगी, इन्हीं के सामने दूसरे से बतियाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो दिक्कत होगी, तो रोएंगे भोकर भोकर के। तो मतलब पहले फ़ायदा था, फिर बाद में क्या हो गया, इनका नुकसान हो गया। तो दुनिया में देखा जाए तो ये फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो फ़ायदे क्या होते हैं, ये पेनलेस मेथड होता है। पेनलेस मतलब कोई दर्द नहीं होता। जैसे मान लेते हैं आप ड्रग्स लिए, ऐसे दो तीन ड्रग्स लिए, मुंह में रखे, पानी पिए, अंदर चला गया, कोई टेंशन नहीं। डज नॉट रिक्वायर्ड असिस्टेंस, किसी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हर एक टैबलेट पे उनका डोज लिखा रहता है, सुबह शाम दोपहर कब खाना है। तो ये हो गया। डिसएडवांटेज में क्या होगा, नॉट इफेक्टिव इन इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी मान लेते कोई लड़ भिड़ के आया, मान लेते ऑलरेडी लड़ भिड़ के आया, चिल्ला रहा, अरे अब्बा, अरे दादा, चिल्ला रहा है ऑलरेडी, ठीक है, और कभी कभी बेहोश पड़ जाते हैं, तो उन्हें सोचेंगे ले भैया उठा मरते, दर्द का दवाई खा, अरे गैस से दवाई खावा फिट हो जाएगा, थोड़ी ना बोलेंगे, उन्हें इंजेक्शन देंगे। ठीक, तो इमरजेंसी में तुम्हारे पास ये इफेक्टिव नहीं होता। कभी कभी पीएच हमारे पेट का कम हो जाता है, तभी नहीं होता है। कभी कभी हमारे लीवर के जो एंजाइम रहते हैं वो ड्रग्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तब भी ये फायदा नहीं है। तो ये हो गया इनके बारे में। फीस लिस्ट लास्ट में दे रखा है, ठीक है, लास्ट में दे रखा है, उसी का देख। अभी देखो हम ओरल देखें, अब सब लिंगुअल, इसमें क्या कर देते हैं, ड्रग्स इज के बीनीथ द टंग्स टू यानी क्या होता है, डीजेनरेटेड गेट एब्जॉर्ब इन द माउथ। कहने का मतलब ड्रग्स को सबसे पहले टंग्स के नीचे, बीनीथ द टंग्स मतलब टंग्स के नीचे रखते हैं और वहीं से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसका फायदा क्या हो गया, इजी यानी इजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब इजीली क्या करते हैं, जीभ के नीचे रख लिए, काम खत्म। ठीक है, लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का चांस लेस है। क्यों, क्योंकि यदि अंदर जाएगा हमारे स्टमक वगैरह में तो वहाँ इन्फेक्शन करेगा तो दिक्कत होगी, मगर यहाँ थोड़ा सा हमें इरिटेशन पैदा होगा, हमने उठा लिया पानी से कुल्ला करिए, काम खत्म। डज नॉट एब्जॉर्ब इन स्टमक, स्टमक में ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये सब फायदे इसके हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पर जाएंगे तो लीवर की भी थोड़ा सा इफेक्ट करेंगे, ठीक, तो ये सब नहीं करते हैं। डिसएडवांटेज में देखा जाए तो नेसेसरी टू स्मॉल ऑफ ड्रग्स टू कीप इन माउथ, मतलब इसमें क्या कर देते हैं, जो भी सब लिंगुअल ड्रग्स होती है उसे स्मॉल क्वांटिटी में ऐसे बनाई जाती है। स्मॉल यानी क्वांटिटी मतलब छोटी मात्रा में बनाई जाती है। डू नॉट एडमिनिस्ट्रेशन अनप्लीसेंट इरिएंट ड्रग्स, इसमें अनप्लीसेंट होता, कभी कभी कड़वा दवा होता। पहले हम सब लोग छोटे थे तो बहुत कड़वी कड़वी दवा आती थी, मतलब खाना पड़ता था, ठीक, तो ये होगा सब लिंगुअल। रेक्टल पे आते हैं, रेक्टल क्या कर रखा, दो ड्रग्स यानी दो ड्रग्स डेट आर द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द रेक्टल
रूट, मतलब एनस के थ्रू इस ड्रग्स को हम क्या कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। व्हेन पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक ड्रग्स ओरली, मतलब पेशेंट क्या कर सकता है, जब मुंह के थ्रू नहीं ले सकता तो उसे दिया जाता है। जैसे मुंह के थ्रू कब नहीं ले सकता, जैसे मान लेते उसे दवा खा रहा है तुरंत उल्टी हो जा रहा है। अब बताइए ड्रग्स एक्शन के लिए कोई ना कोई टाइम चाहिए, और जब खाया तुरंत बहरे आ गया, तो उससे क्या होता है, यानी रेक्टल हमें देना पड़ता है। इसमें मोस्टली पाइल्स के पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, यूजफुल व्हेन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द नोजिया एंड यानी वोमिटिंग, मतलब ऐसे पेशेंट जो नोजिया वोमिटिंग से ठीक है बिलोंग करते हैं, मतलब उनमें होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टल डोज दिया जाता है, क्योंकि रेक्टल वाले रीजन पे ज़्यादा क्या होता है, मिनरल वाटर तथा तुम्हारे पास ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज कभी कभी क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, यानी तुम्हारे पास जब इंजेक्ट करेंगे तो उसमें दिक्कतें होगी, कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है, यानी इरेगुलर एब्जॉर्प्शन, कभी कभी एब्जॉर्प्शन भी सही से नहीं होता है, तो इसे भी थोड़ा सा यानी बेनिफिट नहीं है। पेरेंटल रूट के अंतर्गत आ जाते हैं। पेरेंटल मतलब क्या कर देते हैं, इंजेक्शन में भरते हैं और अप्लाई कर देते हैं। इसमें क्या होता है, दिस रूट मेनली इंक्लूड IV, IM और सब क्यूटेनियस होते हैं। इसमें तुम्हारे पास क्या होते हैं, ये देखा जाए तो क्या हो रहे हैं। ठीक है, रूट इज यूजफुल इवन, अब देखिए क्यों यूजफुल है ये ज़्यादा। ड्रग्स इज ए पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट, मतलब जो किसी पर्सन को अल्मेट्रिक केनाल यानी माउथ स्टमक में दवा एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है, ठीक है, लीवर खराब है, ठीक है, किडनी सही से नहीं काम कर रही है, तो उस समय हम क्या कर देंगे, उन्हें इंजेक्शन के थ्रू देंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्ट्रॉय द ठीक ड्रग्स, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या करती है, हमारी ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर दे रही है, तब भी हम क्या करेंगे, उन्हें प्रयोग करेंगे पेरेंटल। ठीक है, एवॉइड मेटाबॉलिज्म बाय लीवर, लीवर के यानी हमें क्या कर देना है, अवॉइड करना, क्योंकि ड्रग्स पहले जाएगी स्टमक में, एब्जॉर्ब होगी, लीवर में जाएगी, लीवर पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये भी क्या होगी, अवॉइड होगी। रैपिड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ब्लड ही में एब्जॉर्प्शन होगा, तुरंत हम डालें, ब्लड एब्जॉर्ब कर लिया, पूरे टारगेट पर ले जाके पहुंचा दिया। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसमें देखा जाए तो 100% बायोएबिलिटी होती है, हेल्पफुल इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में भी बहुत हेल्पफुल होती है। डिसएडवांटेज में देखा जाए तो ये लेस सेफ्टी होती है, क्योंकि यदि मान लेते किसी पर्सन को हाइपर सेंसिटिव है तो तुरंत एक्ट करेगा, उससे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। कॉस्टली होता है, थोड़ा महंगा होता है। जैसे मान लेते हैं नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो टैबलेट जो होता है, कितने टैबलेट देखा जाए तो कितना होता है, 1 रुपये के आप यहाँ से ले सकते हैं, बट इंजेक्शन देखा जाए तो क्या होगा, 1 रुपये में तो आने वाला नहीं है, वो थोड़ा महंगा आता है, तो ये कॉस्टली हो सकते हैं, ये पेनफुल होते हैं। जैसे मान लेते हैं अब किसी को इंजेक्शन लगाएंगे तो चिल्लाएगा, अरे अम्मा इंजेक्शन लगावा करते हैं, ठीक है, तो ये टैबलेट में यानी कि हमारे पास ये दिक्कत हो सकती है, ये हो। अब पेरेंटल में तुम्हारे पास है, यहाँ से सॉरी ट्रॉपिकल में यहाँ पर आ जाते हैं। ट्रॉपिकल में देखा जाए तो यहाँ से होते हैं, ट्रॉपिकल में मतलब अप्लाई करना रहता है, सरफेस ऑन स्किन एंड माउथ पे, इसमें इंक्लूड होते हैं क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल, लोशन वगैरह इंक्लूड होते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, इजी टू अप्लाई, मतलब सीधे हम जिस एरिया में घाव है वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। फास्ट एक्शन ऑन एप्लीकेशन साइड, मान लेते जिस एरिया में घाव है वहीं पर लगाएं और तुरंत काम हो गया। नहीं तो मान लेते आपको दाद है तो पहले खाएंगे, पेट में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, लीवर करेगा तो लीवर टारगेट पे ले जाएगा, टाइम लगेगा, मगर यहाँ पर सीधे अप्लाई करिए, काम खत्म हो जाएगा। बट कुछ टाइम इसका यानी स्किन इरिटेशन होता है, मतलब कभी कभी लगाएंगे तो आपको इरिटेशन पैदा करेगा, और ये क्या होता है, लंबे समय तक हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमसे क्या पूछ दिया भाई, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का पूछा डिस्कस जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन, मतलब क्या कह रखा है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन, मतलब कोई दवा कैसे हमारे शरीर के अंदर एक्शन अपना काम करती है और टारगेट ऑर्गन पे जाकर रिसेप्ट करती है, यानी रिसेप्टर से बाइंड होती है, अपना वर्क कैसे करती है, उसी को हमें यहाँ समझाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ से देखिए, डिस्कस इन जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन, मतलब जो आपका ड्रग्स एक्शन हमारे शरीर में कैसे एक्चुअल में होता है वो आपको अच्छे से एकदम डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सुनते हैं इनके बारे में। लिखिए जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन, ड्रग्स एक्शन मतलब समझते हैं कि नहीं, क्योंकि कोई काम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपके घर में लेबर आता तो क्या कर देता वो, मतलब तुम्हारे घर में जो भी वर्क कर रहा था, खराब चीज़ जैसे घर बन रहा तो वो करेगा, ऐसा थोड़ी नहीं करेगा आपकी किताब कॉपी एकदम लिखने वाला, नहीं। ठीक, तो वही तरह से ड्रग्स होती तो हमारे शरीर में जैसे कैसे जाके काम करती है उसी को हमें डिटेल में देखना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसमें लिखा क्या हो गया, इसे ध्यान से सुनिए। लिखा है द एक्शन ऑफ द मोस्ट ड्रग्स इज ए यानी ब्रॉड अबाउट देयर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑन द कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी, मतलब जो ड्रग्स का एक्शन होता है हमारी बॉडी उसे कंट्रोल करती है कि कहाँ वर्क कराना है, कैसे कराना है, ठीक, उसमें एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है कि क्या करना है, ये सब कुछ कौन करता है, हमारी बॉडी करती है। ठीक, एट सेल मेम्ब्रेन लेवल पे देखा जाए तो क्या होगा, ड्रग्स में आइदर शो ऑफ द इंटरेक्शन विद द प्रोटीन टारगेट और विथ कंबाइन देयर, ठीक है, विथ देम। कहने का मतलब क्या रखा है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये मान लेते हैं हमारी एक, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर सरफेस है और ये हमारे पास इनर सरफेस है। क्या कौन सा सरफेस है, इनर सरफेस है। ठीक, अब ये क्या करेगा, मान लेते हैं कोई ड्रग्स है, ठीक है, ड्रग्स है तो क्या कर देती, किसी से वो बाइंड होगी। मान लेते हैं यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक बाइंडिंग सरफेस बनाते हैं उसके लिए। ठीक है, अब ये जो ड्रग्स है इसमें आके बाइंड करेगी, जब बाइंड करेगी तो क्या करेगी, आगे चल के इसके एक्शन को परफॉर्मेंस करेगी और सेल के अंदर इन्हें तक ले जाएगी और प्रोटीन टारगेट पर ले जाके देगी। ठीक है, प्रोटीन टारगेट पर ले जाएगी। देखिए जैसे आपके यहाँ चाबी ताला है, ताला में क्या होता है, चाबी ऐसे थोड़ी ना खुल जाती, स्पेशल की होती जो उसी से खुलता है। उसी तरह से ये हमारे पास मान लेते हैं कोई ड्रग्स है, ये टारगेट आर्गन पे जाकर अच्छे से यदि बाइंड होगा तो वर्क करेगा, एक्शन को परफॉर्मेंस करेगा, नहीं तो वो क्या कर देगा, यहीं ब्लॉक कर देगा। तो वही चीजें यहाँ से लिखा, सेम टू सेल मेम्ब्रेन पर ऐसे ही होता है। लिखा है द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स कैन बी क्लासिफाई इनटू द फॉलोइंग 4 क्लासेस। मतलब बेसिक मैकेनिज्म है एक्शन ऑफ ड्रग्स के लिए 4। सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है, फिर एंजाइम प्रोसेस होता है, आयन यानी आयन चैनल होता है, फिर रिसेप्टर होता है। कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट। देखिए आप टैबलेट है, टैबलेट मुंह में लिए तो ये ट्रांसपोर्ट होकर पूरे शरीर में धीरे 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 जाएगा। इसमें बहुत सारे एंजाइम वर्क करेंगे, आयन के रूप में देंगे, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी चीज इंपल्स एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती है तो हमारे कौन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, इंपल्स आयन के फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लेते हैं आप कोई भी चीज खाएं, सोडियम क्लोराइड खाएं तो सोडियम को तोड़ा जाएगा अलग, क्लोरीन को तोड़ा जाएगा तो अलग, आयन के फॉर्म में तोड़ा जाएगा, फिर रिसेप्टर पे जाके बाइंड कराया जाएगा, तब एक्शन परफॉर्मेंस होगा। ये 4 स्टेप आपको क्या कर देना, यहाँ पर एक्सप्लेन कराना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस क्या होता है, देखिए लिखा क्या होगा, सेवरल ड्रग्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द बाइंडिंग टू स्पेशल ट्रांसपोर्टर। कहने का मतलब क्या होती है, बहुत सारी ऐसी जो दवा होती हैं, ठीक है, जो क्या कर देती हैं, मूव करती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग ये क्या कर देती हैं, मूव करती हैं। ठीक है, उसके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टर होता है जिसे हम थ्रू फैसिलिटेड डिफ्यूजन, थ्रू द फैसिलिटेड, फैसिलिटी मतलब जैसे आपको प्रोवाइड करे, जैसे बारात वारात ले जाना तो क्या करते हैं, गाड़ी भैया बांध देते हैं, बुलोरो में बैठ के जाते हैं, वहाँ पर यहाँ पर भी डीजे पे नाचते हैं, वहाँ पर भी डीजे पे नाचते हैं। ठीक है, और उस पर एंजाइम कौन काम करता है, दारू, दारू मारेंगे, सिगरेट मारेंगे, बाकायदे एकदम फैशन में जाएंगे, एकदम से धुआं धुआं कर देंगे, है कि नहीं। तो वही चीजें देखो क्या होती है, सबसे पहले यहां से समझते हैं। ये मान लेते हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन ये हो गई, इसके पास यहां पर एक ट्रांसपोर्टर होता है। देखिए ट्रांसपोर्टर होता है जो क्या कर देता है, किसी भी सब्सटेंस को यहां बाइंड करेगा। देखिए ये बाइंड जब करेगा ना, तो ये बाइंड करेगा तो ऐसे घूम जाएगा, जब बाइंड करेगा घूम जाएगा, क्योंकि ये सेल के एक्सटर्नल वाला पोर्शन है, ये सेल के इंटरनल वाला पोर्शन। ये जब घूमेगा तो हमारा जो भी टारगेट आर्गन में सबस्ट्रेट रखा गया, ये क्या कर देगा, सेल के अंदर ला देगा। यदि सेल के अंदर ला देगा तो एक्शन अपना परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए ये बताओ एक सुविधा दो रहा था, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोला जाता है। फिर क्या लिखा, मैनी ड्रग्स अफेक्ट दिस इंटरेक्शन विद द सोल्यूट कैरियर इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट। कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी दवा होती हैं जो सोल्यूट, सोल्यूट मतलब क्या होता है, देखो सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। मान लेते कोई ऐसी दवा है जो सोल्यूट सॉल्वेंट में अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो रही है तो उसे इंटरेक्शन को कम कर सकती है। जब डिजॉल्व ही नहीं होगी तो क्या होगा, वर्क ही नहीं करने वाला भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल में दे रखा है एम्फीटामिन। एम्फीटामिन ऐसी ड्रग्स होती है जो डोपामिन के, देखो सिलेक्टिव ब्लॉकर होते हैं जो डोपामिन के रीअपटेक कराते हैं इन ब्रेन में, और न्यूरॉन में डोपामिन जो तुम्हारे पास यानी ट्रांसपोर्टर होता है उसे ये जाके ब्लॉक कर देंगे भैया।
ठीक, तो ये काम होता है इसमें। तो ये हो गया पहला। दूसरे पे एंजाइम पे आते हैं। ठीक है, हमें क्या कर देना है, एंजाइम देख लेना है। सबको चारों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है। यदि आपको अच्छे से पूरा डिटेल में करना है तो भाई बड़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो लिखा है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक तरह का बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, तेज करा देते हैं। तो यही चीज लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन आर द कैरी आउट द अंडर कैटालिट इन्फ्लुएंस बाय ऑफ एंजाइम। एंजाइम ये क्या कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल में मान लेते हैं ए पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी, इन दोनों में मान लेते हैं झगड़ा हो रहा है। ठीक, जैसे गांव में दो झौला मेहरारू हैं। ठीक है, वो क्या कर रही है, झगड़ा कर रही हैं। तो धीरे धीरे कर रही है, उसे वो गरिया रही है, उसे वो गरिया रही है। एक कोई पर्सन सी आता है, सी मतलब हम क्या कर देते हैं, ई ले लेते हैं, ई फॉर एंजाइम हो जाएगा। ई जाएगा, इसे थोड़ा सा चढ़ा देगा, इसे थोड़ा चढ़ा देगा, इन दोनों में क्या कर देगा, मार करा देगा। ठीक है, यानी मार करा देगा, मतलब ये जो रिएक्शन पहले धीरे धीरे चल रहा था, एंजाइम के एक तरह का किसका काम किया, कैटालिस्ट का काम किया, और इन्हीं के अंदर क्या किया दिया, पूरी झगड़ा करा दिया। अब ये झगड़ा को रोक भी सकता है और करा भी सकता है। ठीक, तो उसी को कैटालिस्ट बोलते हैं। सेम टू सेम हमारे एंजाइम भी होते हैं। जैसे हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च आदि का डाइजेशन करना तो एंजाइम वर्क करते हैं, और स्पेशल तरह के क्या होते हैं, हमारे एंजाइम होते हैं जो अपना काम करते हैं। एंजाइम आइदर इंक्रीज तथा डिक्रीज द रेट एट विच द रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब कोई रिएक्शन यदि हो रहा तो उसे घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। एक्शन ऑफ ड्रग्स कैन बी सीन बाय द आइदर एंजाइमेटिक, स्टिमुलेट कर सकते हैं, मतलब कोई जो रिएक्शन हो रहा है उसे उत्तेजित भी कर सकते हैं, और कभी कभी इनहिबिट भी कर देते हैं। ठीक है, इनहिबिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, स्टिमुलेशन भी हो सकता है, इनहिबिशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल में यहाँ दिया, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, कहने का मतलब ये एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है। अब देखिए सबस्ट्रेट आके इस पे यदि बाइंड करेगा तो एक्शन परफॉर्मेंस आगे चलने वाला है, मतलब जो भी काम है आगे चलने वाला है। लक बाई चांस इनहिबिटर आ जाएगा, मान लेते हैं नंबर 2 इनहिबिटर आ जाएगा, इस पे यहाँ से बाइंड कर जाएगा। जब इनहिबिटर आ जाएगा तो काम करने ही नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, सबस्ट्रेट मतलब ड्रग्स होती है, वहां पर आके बाइंड करेगा, काम अपना चल जाएगा। फॉर एग्जांपल में एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड में क्या होती है, इनहिबिट करती है कार्बोनिक अनहाइड्रेज को, ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज को यानी इनहिबिट कर देती, कम कर देती है। दूसरा में क्या लिखा है, डिगोजिन, डिगोजिन इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम तथा एटीपीएज को, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या कर देता, अपना खराब कर देता है। ठीक है, ईटीसी को क्या कर देता, खराब करता, जो सोडियम पोटेशियम पंप होते उसे कर देगा। एटीपीएज जिससे सेल को एनर्जी मिलने वाली उसे ही इनहिबिट कर देगा। तो ये हो जाएगा एंजाइमेटिक प्रोसेस पे। अब ये सब यदि हो गया तो हम आ जाते हैं किस पे, आयन पे आ जाते हैं, क्योंकि आयन टूटेंगे तभी हमें एनर्जी मिलने वाली है। तो आयन क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप सोडियम क्लोराइड इंटेक करते हैं तो सोडियम को अलग तोड़ा जाता, क्लोरीन को अलग तोड़ा जाता। तो वही चीजें यहां से बताना लिखा, देयर आर द मैनी आयन चैनल इन आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर कईयों चैनल प्रेजेंट है, जैसे सोडियम पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल। तो ये लिखा सच, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, कैल्शियम चैनल ईटीसी लिखे। आल्सो ड्रग्स एंड, ठीक है, आल्सो यानी लिखा ड्रग्स आल्सो अफेक्ट आयन चैनल, मतलब जो ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयन चैनल से भी क्या कर दे होते हैं, अफेक्ट होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल में देखा लिखा क्यूनिडीन ब्लॉक करता है मायोकार्डियल सोडियम चैनल। मायोकार्डियम एक लेयर होती है जो हार्ट और कार्डियक में काम वर्क करती है, तो उसमें क्या होता है, क्यूनिडीन ब्लॉक कर देता है सोडियम चैनल को, जिससे हमारा हार्ट आराम से फंक्शन करता है। ठीक है, तो वही चीज है, ये सब ड्रग्स आती हैं बाहर से जो इनटेक करते हैं अपने शरीर के अंदर। रिसेप्टर, ये सब होने के बाद आपका लास्ट एंड फाइनल पे आ जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा अच्छे से तभी वर्क होगा। तो लिखा है रिसेप्टर आर बाइंडिंग साइट विच प्रेजेंट ऑन द सरफेस और इनसाइड द सेल, मतलब ये क्या कर देते हैं, सेल के सरफेस पे भी पाए जाते हैं। और ठीक, और यहां से क्या हो जाएंगे, सेल के सरफेस पे भी पाए जाते हैं, सेल के इनसाइड भी पाए जाते हैं, अंदर भी पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे मान लेते हैं ये आपके पास है कोई, मान लेते हैं ये पोर्शन हो गया, ठीक ऐसे है यहां से, और यहाँ पर कोई एक ड्रग्स है। ठीक है, ड्रग्स है। अब ये बताओ इसमें जाके बाइंड जब करेगा, ठीक है, बाइंड जब करेगा तो उसके एक्शन को परफॉर्मेंस करेगा, यानी रिसेप्टर वहां पर जाके क्या होगा, रिसीव होगा। जैसे आप ताला में यदि चाबी सही लगाएंगे तभी खुलने वाला है, तो लॉक खुलने वाला नहीं है।
ठीक है, तो यही लिखा है ड्रग्स आर बाइंड विथ रिसेप्टर, मतलब जो ड्रग्स होती हैं यहाँ पर आके बाइंड हो जाएंगी, बाइंड होगी तो धीरे धीरे आगे चलेंगी, अब ये बाइंड हो गई तो एक्शन को आगे परफॉर्मेंस करेंगी। फिर क्या लिखा है, एक्टिवेट इट्स द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मतलब देखिए यदि रिसेप्टर अच्छे जगह बाइंड होगा तो एक्शन को परफॉर्मेंस करेगा, जिससे हमें फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसके लिए हम ड्रग्स को क्या किए हैं, इनटेक किए हैं, वही काम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये होगा। फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन एंड ड्रग्स इसी पे वर्क करते हैं, यदि अच्छे से रिसेप्टर पे जाके बाइंड होंगे तो अपना काम होने वाला। ठीक, अब इसमें कौन सा फैक्टर है, फैक्टर, ठीक है, फैक्टर अफेक्ट ड्रग्स एक्शन, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग्स एक्शन को क्या कर देते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एज, मान लेते हैं कोई बूढ़ा आदमी है, ठीक, अब मान लेते हैं बूढ़ा आदमी, तो अब डॉक्टर भी देखता भाई इसकी कैपेसिटी कम है, इन्हें लो डोज की दवा दी जाए कि नहीं, मतलब हाई डोज की दे दिए, तगड़ा तगड़ा एंटीबायोटिक, हकते हकते परेशान हो जाएंगे। ठीक, तो ये दिक्कतें हो सकती है। तो एज भी डिपेंड करता है, सेक्स मेल है कि फीमेल उस पर डिपेंड करता है, डाइट पे डिपेंड करता है, डाइट मतलब जैसे नहीं कहते हैं कि इस दवा के लिए ये परहेज आपको करना पड़ेगा, तो भी मायने रखता है। इन्वायरमेंटल पे भी डिपेंड करता है कि बहुत गर्मी है कि बहुत ठंडी है, मॉडरेट है, ऑप्टिमम, ये सब। रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ड्रग्स किस रूट के थ्रू लिए हैं, ओरल लिए हैं कि इंजेक्शन लगवा लिए हैं, लेकिन ज़्यादा बुखार रहता है तो लोग कहते हैं सारे साहब इंजेक्शन लगा दी, तो इंजेक्शन जल्दी वर्क करता है। ठीक, कंडीशन ऑफ डिजीज, डिजीज की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। डिजीज की यदि हायर कंडीशन है, आप लो एंटीबायोटिक चलाएं तब भी वर्क नहीं करेगा, तो ये सब भी उस पर मायने रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, थोड़ा देर तेजी से चलते हैं भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आपके लिए बड़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लेन, तीसरा नंबर, एक्सप्लेन ब्रीफ फार्माकोलॉजिकल ऑफ कोलिनर्जिक तथा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, मतलब कोलिनर्जिक ड्रग्स को आपको डिफाइन करना और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को डिफाइन करना। यदि क्लासिफिकेशन नहीं का तो उसे आप टच मत करिए, ठीक है, नहीं यदि आता है तो आप कोलिनर्जिक का, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर दीजिए, एंटी कोलिनर्जिक उसे थोड़ा सा डिफाइन कर दिए, काम खत्म। ठीक, मगर हम क्या कर देते हैं, देखो कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लिखा कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है। सबसे पहले क्या होती है, ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो किसी भी एक्शन को परफॉर्मिंग करने में इन्हांस करता है, पैदा करता है कि भाई ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर रहा है, उससे ये थोड़ा सा स्टिमुलेट करता। फिर क्या लिखा क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग्स आर मेडिकेशन दैट इनहिबिट या इनहांस द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन होता है। अब देखिए हम बोल दिए क्या हो गया, ये इनहिबिट कर सकता है और स्टिमुलेट भी कर सकता है, एसिटाइलकोलाइन पे डिपेंड करता है। फिर क्या लिखा है, दे एग्जर्ट देयर एक्शन बाय द डायरेक्ट बाइंडिंग टू द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। देखिए कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे जाके क्या करेगा, एसिटाइलकोलाइन जब जाके बाइंड होगा तो उससे इंक्रीज कर देगा उसकी रिस्पॉन्स, क्यों, आराम से, मतलब जो एक्शन है वो क्या कर देगा, थोड़ा सा एग्जर्ट कर देगा, जल्दी जल्दी उनका फंक्शन हो जाने वाला। फॉर एग्जाम्पल में तुम्हारे पास एसिटाइलकोलाइन हो जाएगा, कार्बाकोल हो जाएगा, मिस्कॉरिन हो जाएगा, यानी क्या होगा, डिस्टिगमीन हो जाएगा, नियोस्टिगमीन हो जाएगा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं इसके कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं, मतलब ये दवा कैसे उनके शरीर के ऊपर वर्क करती है। ठीक, तो लिखा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कैसे वर्क करती है, एसिटाइलकोलाइन एक्ट करते हैं, ठीक है, एक्ट ऑन यानी क्या लिखा है, म्यूस्कारिनिक रिसेप्टर टू प्रोड्यूस करते हैं निगेटिव, देखिए ये बोल दे भैया, मान लेते हैं निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट रिजल्ट इन द यानी क्या होता है, ब्राडीकार्डिया, मतलब किसी पर्सन को ब्राडीकार्डिया हो चुका तो उसे निगेटिव रिस्पांस करेगा, उससे कम करेगा, उसकी लाइफ को क्या कर देगा, वो बचा लेगा। फिर क्या लिखा है, म्यूस्कारिनिक एजेंट, ये एक्सेसिव डोज देने पर क्या हो जाता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, आदमी की हार्ट अटैक आ जाती है, उसकी डेथ हो जाती है भैया। ठीक, तो ये भी मायने रखता है। ब्लड वेसल क्या होती है, ब्लड वेसल पे कैसे वर्क करता है, एसिटाइलकोलाइन क्या कर देती, कभी कभी ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, यानी बीपी को कम कर देगी, जब बीपी का कम यानी कम होगी तो दिक्कतें बहुत तगड़ा हो सकती हैं। ठीक, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे कैसे काम करती है, ब्रोंको कॉन्स्ट यानी कि लिखा ब्रोंको कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्स्ट्रैक्ट कर देती है, मतलब उसे क्या कर देती है, पिचका देती है। ठीक, जिससे आप सही से सांस नहीं ले पाएंगे, आपकी डेथ हो सकती है, ये हो सकता है। इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का सिक्रीशन यदि इंक्रीज करा देगी तो कफ की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे आप रिस्पायरेटरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, जिससे आपकी डेथ हो सकती है। ठीक, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड में मतलब क्या होगा,
पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट इंक्रीज करता सिक्रीशन ऑफ, ठीक है, सिक्रीशन फ्रॉम द ग्लैंड, मतलब जो भी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते सिक्रीशन को क्या कर देगा, वो तेज करा देगा। फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड, आपका सलाइवेशन तेज होने लगेगा। फिर क्या होता है, सीएनएस पे कैसे वर्क करता है, एसिटिकोलाइन डज नॉट, यानी क्या होता है, एबिलिटी टू क्रॉस द ब्लड, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्रेन बैरियर को क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा, जिससे अपना काम होने वाला है। ठीक, तो ये हो जाएगा इनके बारे में, यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। अब इसी पे हम देख लेते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, उसी का जस्ट उल्टा, ऐसी दवा जो कोलिनर्जिक के अगेंस्ट वर्क करते हैं उसे हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। अब लिखा क्या होगा, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आल्सो नोन एज पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स बोला जाता है, या एंटी पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स बोला जाता है, या कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट बोला जाता है, क्योंकि ये कोलिनर्जिक को ही ब्लॉक कर रहा है, एंटी इसीलिए लिखा गया। द पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स आर द आल्सो टर्म कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट बोला जाता है, कोलिनर्जिक बोला जाता है, म्यूस यानी लिखा है मुस्कार, यानी क्या लिखा है, मुस्कारिनिक एंटागोनिस्ट बोला जाता है। ये सब उसके नाम है भाई, याद रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में तुम्हारे पास एट्रोपिन आ जाएगा, हाइसिन आ जाएगा, पी यानी लिखा है पेरिना, जेपीन आ जाएगा, डाइसाइक्लोमीन आ जाएंगे, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब ये कैसे वर्क करते हैं हमारे शरीर के ऊपर, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले एट्रोपिन कैसे क्या कर देता है, ये एट्रोपिन देखा जाए तो सबसे पहले देखा जाए तो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है। मान लेते कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आया तो उसे सीपीआर तगड़ा दिया जाता है, एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं, ये कॉमनली एंटी म्यूस्कारिनिक एसिड होती है, ठीक, एजेंट होता है जो इसे कम करने का काम करता है। सीएनएस पे देखा जाए तो हायर डोज यदि एट्रोपिन का देंगे तो टॉक्सिक करेगा, कभी कभी ब्रेन का एक्साइटेमेंट पैदा कर देगा, तब यदि हायर डोज जाएगा तो आदमी की डेथ हो सकती है, ठीक। हमारी आई आंखों पे क्या कर देता है, ये जो ड्रग्स होती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हमारी आई को डायलेट कर देती है, मतलब चौड़ा तोड़ा था, ऐसे नशा टाइप में रहेंगे। अब भाई नशा के लिए बड़ा कहा, तो ऐसे हो जाएगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखा जाए तो इंक्रीज करता है वेगल एक्टिविटी, जिससे म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, चौड़ा थोड़ा सा, सॉरी सिकुड़ जाएगा। हाइपर सलाइवेशन हो जाएगा, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो चुकी है, तो हाइपर सिक्रीशन होगा किसका, सलाइवेशन का, सलाइवा बहुत ज़्यादा बनने लगेगा। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया, अब इधर थोड़ा छोटा छोटा है, व्हाट आर द जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के बारे में आपको बताना है, ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया के बारे में बताना। फिर राइट एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब देखिए एनेस्थीसिया को आपको डिटेल में थोड़ा बता देना, उसके डिफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद लास्ट में एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में यहाँ से बताना है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया के बारे में सुन लेते हैं भाई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा क्या हो गया, व्हाट आर द जनरल एनेस्थीसिया, नहीं एनेस्थीसिया सुने नहीं होंगे तो सुनेंगे भाई, शून्य उन्हें कर दिया, शून्य करके उन्हें ऑपरेशन कर दिया गया, सुने होंगे ना, तो उसी को एनेस्थीसिया बोला जाता है। अब इसके लिए एकदम एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, ऐसे कि नहीं एरू गैरू कोई कर देगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं करता, ठीक। जनरल एनेस्थीसिया क्या होती है, एन एनेस्थेटिक इज एजेंट दैट द, यानी क्या होता है, प्रोड्यूस ए कंप्लीट तथा पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब आपको जो सेंस हो रहा है पूरी तरह से या आधी तरीके से, जब अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्रोसीजर है, ठीक है, उसे सेंसेशन को लॉस कर देता, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक बोलते हैं। फिर क्या लिखा, एनेस्थेटिक इज ए रिफर टू एज ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस, मतलब आप यदि एनेस्थेटिक दे जाएंगे तो अनकॉन्शियस पड़े रहेंगे, मतलब कोई पीटे पाटे कोई काटे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। अब इसका एनेस्थेटिक का फीचर क्या होना चाहिए, लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन को लॉस करना चाहिए, स्पेशली पेन, क्योंकि पेन के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। स्लीपिंग के लिए क्या हो गया, एमनीसिया में इमोबिलिटी मतलब आपको यदि लग जाएगा तो कहेंगे मूव करने के लिए, जैसे हाथ कहेंगे उठाओ नहीं उठा पाओगे, पैर कहेंगे उठाने के लिए उठा नहीं पाओगे, मसल रिलैक्सेशन, मतलब ये सब फीचर होना चाहिए किसमें, यानी जनरल एनेस्थेटिक में। स्टेज क्या होता है, ठीक है, स्टेज क्या होता है, स्टेज ऑफ एनेस्थेटिक, यानी टोटल 4 स्टेज होते हैं एनेस्थीसिया के, याद रखना। एनेस्थीसिया के यदि हाई डोज दे दिया जाए तो आदमी की डेथ हो जाती है, ठीक है, और कम डोज दी जाए तो पेन के कारण वो मर सकता है, तो इसमें स्पेशल तरह के डॉक्टर होते हैं जो एनेस्थेटिक्स कहलाते हैं, ठीक है, एक डिपार्टमेंट ही एनेस्थेसिया का होता है। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक मतलब दर्द के लिए होता है। फिर दूसरा स्टेज यानी क्या होता है, स्टेज ऑफ एक्साइटेटमेंट मतलब एक्साइट आप हो जाएंगे। तीसरा क्या हो जाता है, सर्जिकल एनेस्थेटिक मतलब आप वो सर्जरी के लिए टोटल तैयार है।
यानी क्या होता है, मॉडली डिप्रेशन हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा अमाउंट में यदि दी जाएंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, अपना काम करके कुछ समय के बाद ये अपना रिकवरी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा उसका स्टेज। अब यहाँ से हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। टोटल 3 में क्लासीफाई किया गया है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, गैस एनेस्थेटिक के बारे में होता है। ठीक है, इसका आपके सामने होगा क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। इसमें 3 में कैटेगराइज किया गया है, एक इनहेलेशन एनेस्थेसिया होती है, एक इंट्रावेनस होती है, तीसरा क्या होता है गैसेस एनेस्थेसिया। इनहेलेशन में क्या कर दिए जाते हैं, इनहेलेशन में उन्हें गैस के रूप में इनहेल किया जाता है, जैसे आपको ठीक है नेबुलाइजर किया जाता है उसी तरह से। इंट्रावेनस क्या होती है, ड्रग्स को लेते हैं इंजेक्शन में, आपको जो वेन होती जो नस होती उसमें ये उपयोग कर लेते हैं। फिर क्या दे रखा है, गैसेस में तुम्हारे पास क्या होता है गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें यानी इनहेलेशन में क्या आ जाते हैं, हेलोथिन ईथर आ जाते हैं। इंट्रावेनस में बहुत सारे आते हैं, थियोपेंटेन सोडियम आता है, क्या होता है डाइजा, ठीक है डाइजापाम आ जाता है, कीटामीन आ जाता है, इसके एग्जाम्पल है। और क्या होगा गैसियस एनेस्थेटिक में नाइट्रोन यानी क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अब इसी के बारे में हमें इसका फायदा नुकसान दोनों बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के जस्ट हम पढ़ लेते हैं। क्या हो गया एडवांटेज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फायदा क्या होता है, ये नॉन इन्फ्लामेशन होते हैं, मतलब ये क्या सोइलिंग सूजन वजन नहीं करते हैं, नॉन इरिटिंग पैदा नहीं करते क्योंकि गैस के रूप में होते हैं, रैपिड इंडेक्स तथा रिकवरी होती, मतलब ये तुरंत वर्क कर जाते हैं और तुरंत ही रिकवरी जल्दी से हो जाते हैं। ठीक है, वेरी पोटेंशियल एनाल्जेसिक होता है, इनके पास स्ट्रांग पोटेंशियल एनाल्जेसिक होता है, मतलब ये दर्द निवारक तगड़ा होते हैं। नो नोजिया तथा वोमिटिंग, अब देखिए गैस के रूप में दे रहे हैं तो इसमें नोजिया वोमिटिंग का चांस बहुत कम हो जाता है। नॉन टॉक्सिक टू लीवर किडनी तथा ब्रेन, ये क्या होता है लीवर के लिए किडनी के लिए ब्रेन के लिए टॉक्सिक पैदा नहीं करते हैं। नॉट इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म इन लीवर के मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि गैस के रूप में है इसका। ठीक, क्योंकि फायदा है तो भैया नुकसान भी है। नॉट पोटेंट एलॉन, मतलब इसे हम एलॉन अकेले ही नहीं लगा सकते हैं, किसी के साथ क्या करते हैं सप्लीमेशन के तौर पर प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी दवा के थ्रू उसमें यूज करके मिक्स करके यूज किया जाता है। हाइपोक्सिया में इसे हम क्या कर सकते हैं नहीं दे सकते हैं। इनबीट द ठीक है मेथियोनिन सिंथेटिजेज, मतलब जो मेथियोनिन सिंथेसिस हो रहा है उसे इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट द विटामिन B12 मेटाबॉलिज्म, ये विटामिन B12 के मेटाबॉलिज्म को ठीक इनहिबिट कम कर देते हैं। डेंटिस्ट कभी कभी एब्यूजर, मतलब जो इसका यूज करते हैं सही से खराब पर्पज के लिए, इसे नहीं सुने होंगे कहते हैं ट्रेन में सावत आना है, अरे बेगुआ को कान का लिस्ट सुहा के छुल ले। ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं उनके लिए रिस्क हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में हो तो दिक्कत हो सकती है। गैस यदि जिस फील्ड में यानी रखा जाता है वो डेंजरस हो सकता है क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ से। जनरल एनेस्थेटिक के बाद क्या रखा, व्हाट इज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, फिर इसमें डिफाइन किसे करना है, यानी गिव फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सबसे पहले हाइपरटेंशन को आपको डिफाइन करना है, फिर एंटी हाइपरटेंसिव का क्या होगा पूरा डिटेल में क्लासिफिकेशन वगैरह भी बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब समझ रहे हैं टेंशन दे देना यार कि एग्जाम आ गई अब कैसी पढ़ी, ये हो सकता है। अरे यार टेंशन दे दे, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दे यार, रिचार्ज करा दे 2 महीना का मिले ना आवत है, दिक्कत हो सकती है तो ये भी टेंशन हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी टेंशन हो सकती है। ठीक, तो जब टेंशन ज़्यादा हो जाती है तो इसी को हम हाइपर टेंशन बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या ये ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। तो क्या लिखा, हाइपर टेंशन इज आल्सो कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर, यानी हाइपर टेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। एक कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इज आर्टरीज इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। कहने का मतलब ये हमारी आर्टरीज है। ठीक है, आर्टरीज मतलब नस समझिए, नस के अंदर जब ब्लड का क्या होता है फ्लो होता है तो यदि नॉर्मल प्रेशर देखा जाए तो 120/80 mmHg होता है। अब इनसे यदि क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है, मान लेते 120 की जगह 140 हो जाएगा, 80 की जगह 90 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा उस कंडीशन में हाइपरटेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हाइपरटेंशन।
तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर देखा जाए तो क्या होता है 120 mmHg होता है। सिस्टोलिक क्या होता है, जब हार्ट बीट करता तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना रहता तो उस समय प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तो उस समय प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर 120। अब जब क्या होता है पूरे शरीर में यूज करके अंदर हार्ट की तरफ आएगा, मतलब हार्ट में आएगा तो उसे डायस्टोलिक, तो उसमें प्रेशर कम रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं, तो उस समय प्रेशर कितना रहता है 80 mmHg। तो ये नॉर्मल ब्लड, अब ये जब ज़्यादा हो जाता है सिस्टोलिक प्रेशर 140 और डायस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg हो जाता है तो उस समय हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन उन्हें हो जाता ठीक है। अब यहां से लिखा तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव, क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछा था हमने हाइपरटेंशन को डिफाइन किया, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव, और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में सबसे पहले डायूरेटिक आते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आते हैं, जिस शॉर्ट में क्या बोला जाता है ACE बोला जाता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर आते हैं, जो इसका एग्जाम्पल यहाँ दे रखा। एडर्नर्जिक ड्रग्स, इसका तुम्हारे पास अल्फा बीटा और अल्फा तथा तुम्हारे पास बीटा ब्लॉकर हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे, चलो हम नोट जब आप प्रोवाइड लेंगे तो उसमें एक एक एग्जाम्पल यहाँ से हम छाप देंगे नोट में जल्दी से, ठीक है। यदि आप नोट करें तो बुक से थोड़ा सा हेल्प ले लीजिएगा। कैल्शियम चैनल में ये हो जाएंगे, वसोडाइलेशन में ये हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायूरेटिक में 3 में डिवाइड किया गया, थायाजाइड, लूप डायूरेटिक और पोटेशियम स्पार्किंग। थियाजाइड में तो क्या होता है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड होता है, लूप डायूरेटिक में क्या होता है फुरसमाइड होता है, और पोटेशियम स्पार्किंग में क्या होता है एमिलोराइड होता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में ACE में तुम्हारे पास क्या हो जाता है कोप्टाप्रील हो जाता है, इनालप्रील हो जाता है, पिरिनेडोफ्रील हो जाता है, ये इसके एग्जाम्पल है। एंजियोटेंसिन में यहाँ तुम्हारे पास एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर में लोसार्टन आता है, और क्या हो जाता है कंडेंसरे, यानी क्या होता है कंडेसॉर्टन होता है, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अल्फा बीटा ब्लॉकर यहाँ से हुई है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में तुम्हारे पास 3 आते हैं, ठीक, केवल 2 ही याद रखना है। क्या होता है वेरमा प्री यानी प्रील आता है, और निमोडिपिन आता है, एम्लोडिपिन आता है, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एम्लोडिपिन। वसोडाइलेशन में क्या हो जाता है मिनोजिलिडील आता है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आराम से। 1-2 एग्जाम्पल याद है तब भी आपको चलेगा, ठीक है। अब लिखा तुम्हारे पास इंडिकेशन, किसे आप एंटी हाइपरटेंसिव किसे उपयोग करेंगे, किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है, टेंशन को कम करने के लिए हमें उन्हें देना पड़ेगा। डायबिटीज के पेशेंट है उन्हें दे सकते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर है जिसे हम CHF भी बोलते हैं, इसे भी दे सकते हैं। किसी पर्सन को यदि किडनी प्रॉब्लम है तो उसे भी दे सकते हैं, क्योंकि डायूरेटिक पे वर्क करेगा, जल्दी से उन्हें ट्रीटमेंट सही हो जाएगा। हाइपरकैलेसीमिया, हाइपरकैलेसीमिया क्या होती है, यदि आपके शरीर के अंदर कैल्सीमिया है ना, तो यानी कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है बढ़ जाती है, तो उस पर हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं, तब भी दे सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम ब्लॉकर चैनल जो है उसे ब्लॉक कर देगा। अब जो कैल्शियम ऑलरेडी बन चुका तो उसे ब्लॉक कर देगा, तो बनेगा ना, यूज होकर काम खत्म हो जाएगा। लीवर सिरोसिस मतलब लीवर यदि खराब हो गया तो उसमें भी दे सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में आप उपयोग कर सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। एंटी कागुलेंट में यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉन्ट्राइंडिकेशन में हाइपोटेंशन, किसी हाइपोटेंशन याद रखना हाइपोटेंशन, ठीक है, उसमें आपको देना रहता है, ठीक है। और हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया किसी पर्सन को पोटेशियम लेवल यदि कम है तब दे सकते हैं। हाइपोनेट्रीमिया यदि सोडियम लेवल कम है तब उन्हें देना पड़ेगा आपको। भाई क्या नाच हो रहा है, डांस हो रहा है भाई, ठीक। तो इसमें क्या करना देना पड़ेगा। डोजेज की बात की जाए तो एज ए फिजिशियन देता है, मगर आपको ड्रग्स का नाम याद रखना है, क्या क्लोरोथियाजाइड हो गया जो 125 से 500 mg के अंतर्गत आ जाता है। अब ये क्या कर सकते हैं BD-OD डिपेंड करता है, फिजिशियन कंडीशन देखता है कि कैसा, तो उसके अनुसार देता है, ठीक है। रिमिप्रील हो जाता है जो 2.5 से लेकर 20 mg तक होता है। लोसार्टन होता है 25 से लेकर 100 mg को होता है। एटेनोलॉल 25 से लेकर 100 mg, ये सब इसके एम्लोडिपिन वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक। तो ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप कई देख सकते हैं। तो ये होगा 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6ठे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें कहा है डिफाइन हिमेटेनिक्स एजेंट, मतलब हिमेटेनिक जो एजेंट होते हैं उसे डिफाइन करना है।
फिर क्या रखा है, राइट फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कोगुलेंट ड्रग्स को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हीमेटेनिक्स एजेंट क्या होता है उसे हम डिफाइन करके दिखा देते हैं। ठीक है, हीमेटेनिक्स एजेंट आपको होता क्या उसे हम डिफाइन करते हैं अच्छे से। तो लिखा है हीमेटेनिक्स एजेंट होता क्या है, अब फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि हीमेटेनिक्स ने जो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है उसे हीमेटेनिक एजेंट बोलते हैं। ठीक, हीमेटेनिक मतलब हीम ग्रुप मतलब हीमोग्लोबिन मतलब यानी हमारे पास आयरन वगैरह की चीज़ें। तो लिखा है हीमेटेनिक्स एजेंट आर ड्रग्स to increase the concentration of hemoglobin in blood are used to treatment anemia। मतलब क्या कहती है, हीमेटेनिक एक ऐसी दवा होती है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करा देती है। ठीक है, और यूज की जाती है एनीमिया को ट्रीटमेंट के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब एनीमिया क्या होती है, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारी क्या हो जाती है, हेल्दी आरबीसी और हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है ब्लड में कमी हो जाती है, तो उसे एनीमिया बोला जाता है। तुम्हारे पास हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन मेजर पार्ट ऑफ आरबीसी, हीमोग्लोबिन में यानी आरबीसी का जो मेजर पार्ट होता है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन देखा जाए तो इस स्ट्रक्चर का होता है, उसमें 2 बीटा तथा 2 अल्फा सेल पाए जाते हैं और हर एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन को बाइंड करता है, पूरे शरीर में क्या करता है इसे ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट कराएगा, भैया ये लो ऑक्सीजन, काम करो, कार्बन डाइऑक्साइड दो बाहर निकालो, ऐसे वर्क कराता है। ठीक, तो हीमोग्लोबिन इज द मेजर पार्ट ऑफ द आरबीसी टू विच द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गेट बॉन्ड, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बॉन्ड करता है। हीमेटेनिक एजेंट में देखा जाए तो आपको आयरन आते हैं, फोलिक एसिड, विटामिन B12, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ये। अब हमें देखना है एंटी कोगुलेंट, इसका क्लासिफिकेशन। तो एंटी कोगुलेंट होता क्या पहले इसे समझ लेते हैं। ठीक भाई, डांसिंग न करो। ठीक, लिखा दो सब्सटेंस विच आर यूज टू डिक्रीज द कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज एंटी कोगुलेंट। मतलब ऐसी दवा जो कोगुलेशन यानी थक्का बनाने में रोकती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी कोगुलेंट ड्रग्स बोलते हैं। दे डू नॉट डिजॉल्व क्लॉट, ये क्लॉट को डिजॉल्व नहीं करेंगे, याद रखना। मतलब जो बन चुका है उसे क्लॉट को के डिजॉल्व नहीं करेंगे, बट याद रखना जो नया क्लॉट बनेगा उसे तो बनने ही नहीं देंगे, इनहिबिट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो उसी को एंटी कोगुलेंट बोला जाता है। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपके सामने ये रहा। ठीक, एक इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट होता है, एक ओरल यानी एंटीकोगुलेंट होता है। तो इंजेक्टेबल में तुम्हारे पास हेपेरिन आते हैं, एकॉर्ड यानी लिखा है एनक्रॉड आते हैं, लेपिरूडीन आते हैं, विटामिन के आते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओरल के अंतर्गत क्या हो जाएंगे, बिक्सड्रॉक्सिल कोरा, ठीक है, कोरवान यानी कोवारीन आ जाते हैं, यानी वेरफारिन, सोडियम आ जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, फेनिडिओन आ जाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आराम से। ठीक है, अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब हमारे शरीर पे कैसे ये वर्क करता है। हिपेरिन पावरफुल तथा स्मूलस ये नहीं स्टेम, ठीक है, इस यानी स्टेंसिनियसली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट, मतलब मोस्टली देखा जाता है हिपेरिन यूज किया जाता है एंटीकोगुलेंट के रूप में। यानी वेरफेरिन जो होता है ऐसी ड्रग्स जो ब्लॉक करते हैं सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब जो सिंथेसिस होती है क्लॉटिंग फैक्टर का हमारे लीवर के अंतर्गत, वहाँ पर ये ब्लॉक कर देगा, क्योंकि लीवर के अंदर यदि सिंथेसिस होगा तो लीवर के अंदर ही ब्लड को क्लॉट कराने में कर देगा, जिससे दिक्कत हो सकती है। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो जाएगा। इंडिकेशन किसे आप दे सकते हैं, किसे नहीं दे सकते हैं। यूज इन अनस्टेबल एंजाइना, किसी को अनस्टेबल एंजाइना तब उसे नहीं आप दे सकते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट द कोगुलेशन इन हार्ट फेलियर, मतलब कोई हार्ट फेल हो गया तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट ड्रग्स का प्रयोग करेंगे। ठीक, टू प्रिवेंट क्लॉटिंग ड्यूरिंग द हार्ट सर्जरी, मतलब हार्ट सर्जरी होते हैं उस समय हम क्या कर सकते हैं, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। किस कंडीशन में आप नहीं दे सकते हैं, रिसेंट ट्रामा हुआ तो नहीं दे सकते। अबॉर्शन हुआ, मतलब अबॉर्शन क्या होता है, जो फीमेल बॉडी होती है अपने बच्चे को टाइम से पहले डिलीवर करा देती है तो उस समय खतरनाक एकदम से ब्लीडिंग होती है, तो उसमें क्या आप नहीं दे सकते कि नहीं एंटीकोगुलेंट देंगे तुरंत जम जाएगा, दिक्कत हो सकती है। ठीक, हाइपरटेंशन में आप नहीं दे सकते हैं, सीवियर डी यानी डायबिटीज में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और डोजेज की बात की जाए तो यहाँ से आप हिपेरिन देखा जाए तो इंजेक्शन के रूप में यानी 5000 से लेकर 10,000 यूनिट पर ml दिया जाता है, IV दिया जाता है। ठीक, और क्या हो जाता है, वेरफारिन 5 से लेकर 10 mg BD दी जाती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है,
अब इसमें तुम्हारे पास एक लास्ट क्वेश्चन 6 आपको क्वेश्चन करना, तो हम 5 बता देते हैं। गिव इंफॉर्मेशन नोट ऑन ब्रोंकोडाइलेशन। ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंक्यूल जो होता है लंग्स वाले रीजन पे, उसे डायलेट करने में जो ड्रग्स प्रयोग किया जाता है उसे ब्रोंकोडाइलेशन, उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, वो भी 5 नंबर का है। ठीक, ये पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है, इसे अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये पार्ट ए खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ब्रोंकोडाइलेशन के बारे में आ जाते हैं यहाँ से भैया। इसमें देखिए क्या लिखा है, गिव इंफॉर्मेटिव नोट ऑन द ब्रोंकोडाइलेशन। तो ब्रोंकोडाइलेशन क्या होता है, ब्रोंकोल मतलब ब्रोंकियोल होता है, डाइलेशन मतलब चौड़ा कर देना। ठीक, तो लिखा क्या हो गया, द ड्रग्स विच आर यूज टू डाइलेट या चौड़ा कर देना द डायमीटर ऑफ द ब्रोंकियोई, ठीक, इज नोन एज ब्रोंकोडाइलेशन। कहने का मतलब क्या होता है, ये आपका लंग्स हो गया, लंग्स वाला यानी जो विंड पाइप हो गई, विंड पाइप यहाँ से निकलती है, यहाँ एक लंग्स इधर हो जाएगा, दूसरा लंग्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये जो ब्रोंक्यूल आ रही है, ऐसी दवा क्या कर देती है, इन्हें चौड़ा कर देती है, थोड़ा सा साफ कर देती है, जिससे आराम से सांस ले सकें, डायमीटर को इंक्रीज करा देती है, उसी को ब्रोंकोडाइलेशन बोला जाता है, ब्रोंकोडाइलेटर बोला जाता है। ठीक, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर में इतने तुम्हारे पास आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा, इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, जैंथो, ठीक है, जैंथीन डेरिवेटिव होता है, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट होता है। ठीक है, इसमें आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट में शॉर्ट एक्टिंग मतलब कुछ समय के लिए वर्क करेगा, लॉन्ग एक्टिंग में ये काम एग्जाम्पल करेगा। ठीक है, तो यानी शॉर्ट एक्टिंग में सल्बूटामॉल प्रयोग किया जाता है, टर्बूटालीन प्रयोग किया जाता है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। लॉन्ग टर्निंग में फेनोटेरॉल आ जाता है और आइबुटेरॉल आ जाता है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, जेंथीन डेरिवेटिव में क्या होगा, थियोफाइलिन आ जाते हैं, और इसमें क्या हो जाते हैं, एमिनोफाइलिन आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, आइपरट्रोपिन ब्रोमाइड आ जाते हैं और एट्रोपिन आ जाते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन के क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, ठीक है, तो इनमें देख लेते हैं। सिम्पैथोमिमेटिक कैसे वर्क करता है, ये डायलेट कर देता है ब्रोंक्यूल को, मतलब जो ब्रोंक्यूल होते हैं तो थोड़ा सा चौड़ा कर देगा, हम सांस ले सकते हैं, और इंक्रीज कर देगा। ठीक है, म्यूसिलरी क्लियरेंस, जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा उतना ज़्यादा हमारा एयर आराम से पास करेगा, तो उसे भी ये क्या कर देते हैं, क्लियरेंस कर देते हैं। फिर जैंथीन डेरिवेटिव क्या होती है, सीएनएस इंक्रीज कर देते हैं, सीएनएस परफॉर्मेंस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम परफॉर्मेंस को तेज कर देते हैं, जिससे हम क्या कर देते हैं, जो ब्रीथिंग रिसेप्टर रहता है उसे वो एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक, और क्या लिखा है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन मसल हो जाते हैं, कभी कभी एसिडिक, ठीक है, इंक्रीज द एसिड एंड पेप्सिन इन स्टमक, इसमें क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब लास्ट में तुम्हारे पास यहाँ पर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में आ जाते हैं, सीएनएस माइल्ड, ठीक है, माइल्ड स्टिमुलेशन होता है, कभी कभी आंखों पे क्या हो जाता है, मेडियार्टिस हो जाती है, ब्रोंकोडाइलेशन और लंग्स रीजन पे काम हो जाता है। जीआई में देखा जाए तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो मूवमेंट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक तथा इसोफेगस में, उसकी मूवमेंट को ये कम कर देते हैं। यानी इंडिकेशन में देखा जाए तो क्या होगा, इंडिकेशन में दे आर यूज टू एक्यूट ब्रोंकास्पॉस में किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में किया जाता है, यानी कि ब्रोंकाइटिस में किया जाता है, सीओपीडी में किया जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में किया जाता है। ठीक है, अब कंट्राइंडिकेशन की हाइपरटेंशन में आप नहीं दे सकते हैं, कोरोनरी तथा आर्टरी डिजीज में आप नहीं दे सकते हैं, हाइपर सेंसिटिव, ठीक है, जो किसी थियोफाइलिन से हाइपर सेंसिटिव है तो उसे नहीं दे सकते हैं, स्मॉल चीज़ें, छोटे बच्चे तो उन्हें भी आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसका तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखा डोज के साथ। ठीक है, थियोफाइलिन 100 से लेकर 300 mg। अब ये एज पर फिजिशियन, मतलब फिजिशियन यूज करते हैं, डिपेंड करता है कैसी कंडीशन, OD-BD या एक टाइम या 2 दिन में एक टाइम या 3 दिन में एक गोली करते हैं, खा लेते हैं, तो उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पार्ट ए को एकदम डिटेल में कवरअप कर लिया एकदम मज़े तरीके से, एटलीस्ट 1 घंटा हो गया आपका। बचा तुम्हारे पास यहाँ है नीचे वाले पोर्शन में। ठीक है, अभी से भी ये तो शॉर्ट है, ये जल्दी होने वाला है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या रखा, राइट नोट ऑन द एंटी अल्सर ड्रग्स। अल्सर को ट्रीट करने के लिए जिस ड्रग का प्रयोग किया जाता है उसे एंटी अल्सर ड्रग्स बोलते हैं। याद रखना, इसमें से किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना, और हर एक क्वेश्चन 3, 10, 3 या 30 नंबर यहाँ से मिलने वाला है।
ठीक है, तो एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है राइट नोट ऑफ द एंटी अल्सर ड्रग्स, सामने है। एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होती है? ऐसी दवा जो अल्सर को सही करती है उसी को एंटी अल्सर ड्रग्स बोला जाता है। इसमें क्या होता है? अल्सर आर द सोर दैट डेवलप इनटू द म्यूकोसल मेम्ब्रेन एंड एक्सटेंड बिलो द इपिथेलियल ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम। कहने का मतलब क्या होती है, कभी कभी हमारी स्टमक की जो लाइनिंग हो जाती है वो डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, इपिथेलियल जो लाइनिंग होती है, तो उसी को हम अल्सर, घाव बन जाता है, उसी को अल्सर बोलते हैं। ठीक, अल्सर फॉर्मेड यानी स्टमक, यदि अल्सर पेट में हुआ तो गैस्ट्रिक अल्सर, यदि तुम्हारे पास स्टमक ड्यूडेनम में हुआ तो ड्यूडेनल अल्सर बोला जाता है। ठीक, तो ये अल्सर का इंट्रोडक्शन हो गया। क्लासिफिकेशन आप तुम्हारे पास देख लेते हैं, उसके बाद इंडिकेशन, बस काम खत्म, क्योंकि शॉर्ट है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर, इसमें क्या होती है? एंटी सेक्रेटरी एजेंट होते हैं, यानी एंटासिड होते हैं, अल्सर प्रोटेक्टिव होते हैं, और एंटी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स होते हैं। तो इसमें एंटी सिक्रेटरी एजेंट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं? ठीक है, इसमें आ जाते हैं सिमिटाडीन आ जाते हैं, रेंटिडीन आते हैं, यानी पेंटाप्रोजोल आ जाते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल। एंटासिड में देखा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट आते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आते हैं, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी नॉर्मल भाषा में इनो बोला जाता है, ये सब आते हैं। ठीक है, इसमें अल्सर प्रोटेक्टिव में तुम्हारे पास क्या होते हैं? सुक्रोफेरॉल आते हैं, जो लंबे समय तक यदि अल्सर से परेशान है तो इनका प्रयोग करते हैं। एंटी हेलिकोपाइलोरिक में तुम्हारे पास हम आ जाते हैं एंटी, क्योंकि ये बैक्टीरियल ग्रोथ है तो इसमें हमें एंटीबायोटिक प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इंडिकेशन में देखा जाए तो आप किसे दे सकते हैं? क्रोनिक गैस्ट्रिक तथा ड्यूडेनल अल्सर हुआ तो आप ये दवा दे सकते हैं। एंटासिड रिड्यूज करता है हमारी अल्सरेशन को विदाउट एनी इरिटेशन, ये काम कैसे? इनो है, मतलब बिना इरिटेशन को 3-6 सेकंड के अंदर अपना काम हो जाता है। ठीक, यूज इन द म्यूकोसल प्रोटेक्ट आप पेप्टिक अल्सर, मतलब म्यूकोसल जो मेम्ब्रेन होती है हमारी स्टमक को, उससे पेप्टिक अल्सर से बचाया जा सकता है यदि एंटी अल्सर ड्रग्स का प्रयोग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ दिया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है क्लासिफिकेशन ऑफ डाईयूरेटिक, डाईयूरेटिक का क्लासिफिकेशन। तो हम यहाँ पर क्या देखिए, क्लासिफाई केवल का है, तो डाईयूरेटिक की डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन देख काम खत्म कर देना, ज़्यादा नहीं उस पर हमें जाना है। ठीक, तो आपके सामने ये रहा डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक की सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक, मतलब सिंपली समझिए क्या होता है डाईयूरेटिक। कभी कभी सुने होंगे पेशाब किसी को रुक रुक के आता है, तो यदि उसे हम डाईयूरेटिक दे देंगे तो यूरिन के फ्लो को क्या कर देगा? तेज करा देगा, उसी को डाईयूरेटिक बोलते हैं, बस काम खत्म। तो लिखा क्या हो गया? ए डाईयूरेटिक इज एनी सब्सटेंस दैट द प्रमोशन डाईयूरेसिस, मतलब ये यूरिनेशन को प्रमोट कर देते हैं, उसी को हम डाईयूरेटिक बोलते हैं। ये करते क्या है? रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन, मतलब एट द टाइम ऑफ ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन, उसमें क्या कर देते हैं? जो वाटर का अमाउंट है उसे रीअब्जॉर्ब को कम कर देते हैं। जब रीअब्जॉर्ब को कम कर देंगे तो ज़्यादा हमारा यूरिन बनेगा तो बाहर की तरफ निकाला जाएगा। तो ये होगा डाईयूरेटिक यानी डाईयूरेटिक। अब इसका क्लासिफिकेशन हमसे कहा तो क्लासिफिकेशन दिखा के काम खत्म कर देते हैं। क्लासिफिकेशन में तुम्हें लूप डाईयूरेटिक होता है, थियाजाइड होता है, वीक डाईयूरेटिक होता है। अब लूप वगैरह क्या होता है, इसके लिए आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा नीचे। यदि आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एचएपी में देखेंगे डिटेल में तो वहाँ से आप समझेंगे जल्दी। ये पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, ये लूप ऑफ हेनले होता है, ये डीसीटी होता है। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले ये जो नीचे वाला होता है तो इसी को लूप डाईयूरेटिक बोलते हैं। बहुत सारी दवा यहीं पर वर्क करती है, फिल्ट्रेशन को कम ज़्यादा यहीं से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लूप डायूरेटिक जो हाई एफिशिएंसी होती है, थायाजाइड मीडियम होता है। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो फुरसामाइड होता है, ब्यूमिटाडीन होता है, और क्या हो जाता है? टोरासेमाइड हो जाता है। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे लूप डायूरेटिक के। थियाजाइड में देखा जाए तो क्या हो गया? हाइड्रोक्सीक्लोरोथियाजाइड होते हैं और बेंजाथियाजाइड होते हैं। और नेक्स्ट में इसके एग्जाम्पल यहाँ पर कईयों देख सकते हैं एग्जाम्पल, मोस्टली 2 याद रहेगा बहुत है। ठीक, वीक डायूरेटिक में 3 में कैटेगराइज किया गया। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर जिसमें क्या होता है? एसिटाजोलामाइड प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक जिसमें क्या होता है? स्पाइरुलोलैक्टोन प्रयोग किया जाता है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में मेनिटॉल तथा आइसोसॉर्बिटेट तथा ग्लिसरॉल प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया डाईयूरेटिक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड में क्या दे रखा है?
यानी गिव द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन का तुम्हें फिजियोलॉजिकल रोल यानी फिजियोलॉजिकल रोल या फंक्शन, बात एक ही है, ठीक है, मतलब उसका काम बताना है। ठीक, तो आपके सामने हो गया थायराइड हार्मोन के बारे में। थायराइड हार्मोन क्या होता है? थायराइड हार्मोन देखा जाए तो रिलीज होता है किससे? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? हमारे नेक वाले रीजन, गर्दन वाले रीजन पे पाई जाती है, जो आयोडीन के मेंटेन को, ठीक है, लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो थायराइड ग्लैंड से क्या होता है? थायराइड हार्मोन निकलता, ये रेगुलेट बाय द TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेट करता, विच इज रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड हार्मोन। मतलब ये रिलीज करता है कौन? देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड दो में डिवाइड होती है, कि इंटीरियर होती है, एक पोस्टीरियर। तो इंटीरियर वाले रीजन से TSH निकलता है, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, मगर मोस्टली TSH हम बता रहे हैं, ठीक है। दे सिक्रीट थायरॉक्सिन तथा यानी थायरोकैल्सिटोनिन निकालते हैं, ये दो चीज निकालते हैं। तो थायरॉक्सिन क्या होता है? तब हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे चले जाते हैं। थायरॉक्सिन क्या होता है? एक आयोडीन कंटेनिंग एमीन हार्मोन होता है। फिर क्या लिखा है? इट इज मेड अप ऑफ 60% ऑफ आयोडीन होता है, यानी लगभग कितना? 65% आयोडीन से मिलकर बना होता है। थायरोकैल्सिटोनिन क्या होता है? ये लॉन्ग चेन ऑफ द पेप्टाइड हार्मोन, मतलब पेप्टाइड जो हार्मोन होता है उसका लंबी चेन बना देता है, ठीक है, कैल्सिटोनिन होता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में यदि देखा जाए या फंक्शन रोल में देखा जाए तो यही चीज़ आपको लिखना। इंक्रीज द मेटाबॉलिक, यानी तुम्हारे पास बेसल मेटाबॉलिक को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। कैसे? रेट एट विच द बॉडी यूज एनर्जी टू मेंटेन द वाइटल फंक्शन लाइक ब्रीथिंग और बॉडी टेम्परेचर। मतलब हमारे शरीर को जितनी अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो थायराइड हार्मोन से इसे काम कंप्लीट किया जाता है। ठीक, ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी तथा ब्रेन, मतलब किसी के शरीर के लिए और ब्रेन के लिए डेवलपमेंट के लिए हमारे पास थायराइड हार्मोन होना कंपलसरी है। एक्शन ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या कर देता है? इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी जितना इंक्रीज करेगा वहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन उतना ज़्यादा होगा। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए भी थायराइड हार्मोन कंपलसरी है, ठीक है। और फैट हमारे शरीर में यदि स्टोरेज हो रहा तो उसे ये कम करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड में वो कन्वर्ट कर देगा, जिससे अपना काम हो जाने वाला है। डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन प्लाज्मा, मतलब हमारे शरीर में यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है। नेक्स्ट में थायरॉक्सिन किसके लिए जरूरी होता है? ग्रोथ तथा डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में, थायराइड हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, इसका भी फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में बताना पड़ेगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ से कहाँ पर गया भाई? ये सामने रखा प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन यानी ग्लैंडिन क्या होता है यहाँ पर हमें बता देना। लिखिए, द टर्म प्रोस्टाग्लैंडिन इज डिराइव फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से डिराइव होता है। यदि आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें थोड़ा सा देखे होंगे इसके बारे में, ठीक। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होती है? लिपिड कंपाउंड होती है, एक तरह का लिपिड कंपाउंड है। केमिकली देखा जाए तो प्रोस्टाग्लैंडिन के पास 20 कार्बन एटम होते हैं, जिसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तथा हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। यदि प्रोस्टाग्लैंडिन की बात की जाए तो इसमें कईयों पार्ट यानी मेजर सब सीरीज होती है, यानी PG1, PG2, PG3, इसमें 3 मेजर सब यूनिट होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन के डेरी यानी डिवाइड किए जाते हैं, ठीक। हमें मेनली फिजियोलॉजिकल रोल या फिजियोलॉजिकल एक्शन बताना। सबसे पहले GIT ट्रैक पे क्या करता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे ये करते क्या है? PGE तथा PGI रिड्यूस करते एसिड सिक्रीशन को, यानी क्या करते हैं? कम करते हैं, और इंक्रीज करते हैं सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन स्टमक, मतलब हमारे पेट के अंदर म्यूकस के सिक्रीशन को क्या कर देते हैं? ये ज़्यादा कर देते हैं। उसमें यूज किया जाता है, माने तो कोई पर्सन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का प्रयोग कर रहा है तो उसे हम रेंटिन, ये सिलॉक के नाम से एक ड्रग्स आती है, उसे देंगे तो उसे हम अल्सर से प्रिवेंट किया जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ये करते कहाँ है? PGD2, PGE2 और तथा PGI कॉजेज द वसोडाइलेशन काम करते हैं, और TXA2 वसो कॉन्ट्रैक्शन में वर्क करते हैं, मतलब एक बढ़ाने का काम एक घटाने का काम करेगा, ठीक है। प्लेटलेट के रूप में देखा जाए तो ये क्या होता है? प्लेटलेट इरिगेशन होते हैं। आँख के ऊपर देखा जाए तो ये डिक्रीज करते हैं ऑकुलर प्रेशर को ये क्या कर देते हैं? कम करते हैं। यूट्रस के अंतर्गत देखा जाए तो क्या होता है? कॉमनली यूज इन द अबॉर्शन में प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपके केमिकल आते हैं, जैसे एक टैबलेट देखेंगे, ये कहीं में 5 होते हैं, अबॉर्शन में वर्क करते हैं। यही सब आप प्रोस्टाग्लैंडिन यानी ग्लैंडिन के हार्मोन को कम करते हो, अपना काम हो जाता है,
ठीक है, यहाँ पर क्लिनिकल यूजेस देख रखा, मगर हमें इतना ही बताना रहता है, काम खत्म। जो पूछा जाए उसी के बारे में यहाँ बताना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमसे दे रखा तुम्हारे पास 60 नोट ऑन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड पे आपको क्या कर देना है, 60 नोट लिखना है। ठीक है, सल्फोनामाइड कहाँ गया, ये सामने सल्फोनामाइड है। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं सल्फोनामाइड के ऊपर। अब सल्फोनामाइड क्या होता है, इस पे 60 नोट लिखना है। तो क्लासिफिकेशन आप छोड़ दीजिए क्योंकि क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लेंदी है। सल्फोनामाइड वेयर द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट आर नोन एज सल्फा ड्रग्स, मतलब ये पहली जो दवा है जिसमें तुम्हारे पास, ठीक है, सल्फा ड्रग्स यूज किया गया था, मतलब सल्फा यानी सल्फाइड ग्रुप इसमें इवॉल्व था। ये पहली एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो बैक्टीरिया को किल कर सकती है। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में ही लिख के दिखाइए आप भान से, पहली डिस्कवरी किस एंटीबायोटिक की हुई थी। ठीक है, ये लिखा देखाना। लिखा है नेक्स्ट में सल्फोनामाइड आर ग्रुप आर मेड अप ऑफ द मेडिसिन दैट द कंटेन ऑफ द सल्फामाइड ग्रुप, मतलब सल्फा यानी सल्फेनामाइड जो होता है, ठीक है, वो सल्फोनामाइड ग्रुप को कंटेन करता है। सल्फोनामाइड आर द बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये कम कर देता है। देखिए दो तरह के होते हैं, एक बैक्टीरियोसाइड होता है, एक बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। साइड मतलब बैक्टीरियोसाइड मतलब पूरी तरह से बैक्टीरिया को किल कर देगा, स्टैटिक मतलब उसके ग्रोथ को ये क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, अब इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप नीचे से देख सकते हैं। किससे आप सल्फोनामाइड दे सकते हैं, किसी पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो सल्फोनामाइड दे सकते हैं, इतनी ड्रग्स आती हैं। ठीक, कोहन डिजीज हो गया तब भी आप दे सकते हैं, डायबिटीज है तब भी आप दे सकते हैं, ग्वाइट मतलब जो ये ठेवने वगैरह में दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है तब भी आप दे सकते हैं। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है किसी पर्सन को तब भी दे सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है तब भी आप दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस, प्रेगनेंसी में तो दे नहीं सकते हैं, लैक्टेशन में तो दे नहीं सकते हैं, हाइपर यानी सेंसिटिविटी में आप दे नहीं सकते हैं। अब डोजेज की बात की जाए तो सामने आपके डोज हम बनाकर यहाँ से प्रोवाइड करा दिए हैं। ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, अब इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, क्लासिफिकेशन एंटीवायरल ड्रग्स, मतलब एंटीवायरल ड्रग्स की डिफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन दे के काम खत्म कर देना है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले एंटीवायरल ड्रग्स होता क्या है। ठीक है, तो एंटीवायरल ड्रग्स आपके सामने ये है, एजेंट या ड्रग बात एक ही है। ठीक है, ऐसी दवा जो वायरस को मार देती है उसी को हम एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं। इसमें लिखा क्या होगा, एन एजेंट विच वर्क अगेंस्ट द वायरल डिजीज इज नोन एज एंटीवायरल एजेंट, मतलब ऐसी दवा जो वायरस के अगेंस्ट वर्क करती है उसी को एंटीवायरल एजेंट बोला जाता है। इसमें होता क्या है, अब ये एक्चुअल में वायरस क्या होता है, ये लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है। मतलब देखा जाए वायरस यदि यहाँ पर पड़ रहा है तो करोड़ों साल तक, मान लेते ये एक वायरस है तो करोड़ों साल तक ऐसे पड़ रहेगा, किसी ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत आएगा तो एक्टिवेट होकर लिविंग की तरह बिहेव करेगा, ऐसे रहेगा तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। अब वायरस डू नॉट हैव न्यूक्लियस, वायरस के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होती है। वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल देखा जाए तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। वायरस के ग्रोथ के लिए एक सूटेबल होस्ट चाहिए। ठीक है, होस्ट मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसपे वो ग्रोथ कर सके। ठीक है, अब एंटीवायरल तुम्हारे पास यहाँ ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दे रखा है। इसमें सबसे पहले एंटी हेर्पिस वायरस दे रखा है, एंटी रिट्रोवायरस, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस और नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल दे रखा है। तो एंटी हेर्पिस वायरस में तुम्हारे पास एसाइक्लोवीर आ जाते हैं, फेमिप्री यानी पीरावीर आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो गया। एंटी रेट्रोवायरस के अंतर्गत आते हैं ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये आपको नहीं याद रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं, सीधे लिखिए एंटी रेट्रोवायरस के अंदर एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल देख काम खत्म कर देना, 2-3 एग्जाम्पल। एंटी इन्फ्लुएंजा में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, इमांटाडीन आ जाते हैं, रीमांटाडीन आ जाते हैं, ये हो जाएगा। नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल में तुम्हारे पास कौन जाते हैं, यानी रीबावीरिन आ जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, लेमीवीरी यानी वूडीन आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा इसमें देखते हैं। ठीक है, ये हमने छठा क्वेश्चन यहाँ से कवर अप कर लिया। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा क्या है भाई, ठीक है, इसमें कहा है हमसे कह रखा गिव बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शन, यानी कीमोथेरेपी इन्फेक्शन, किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ तो उसे कीमोथेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल आपको बताना पड़ेगा। तो ये भी हम क्या कर देते, इसका आंसर दिखा। ठीक, तो आपके सामने ये रहा। अब कीमोथेरेपी आपको सुन को कोई आता है कि नहीं, जैसे मान लो तो किसी को कैंसर हो गया, कहते हैं यार इन्हें कीमोथेरेपी किया गया, वो दोबारा ट्रीट करके मतलब अपनी पुनः अवस्था में आ गए, तो वही कीमोथेरेपी होता है। लिखा द वर्ड कीमोथेरेपी यूजुअली रिफर टू द कैंसर ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। कीमोथेरेपी
कीमोथेरेपी इज ए ट्रीटमेंट ऑफ एन द अलाइनमेंट बाई केमिकल स्पेशली फॉर द किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एक तरह का केमिकल होता है वही किस यानी स्पेशल तरह का केमिकल होता है जो स्पेशल तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। फर्स्ट मॉडर्न कीमोथेरेपी एजेंट यूज किया गया था अरसेफिमामीन, ठीक है, अर्सेनामीन किया गया था जो 1909 में प्रयोग यानी खोजा गया था। और किसके लिए पहली बार यूज किया गया था? सिफिलिस के लिए। सिफिलिस एक तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से तुम्हारे पास सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इसमें यूज किया गया था। बेसिक प्रिंसिपल हमसे पूछा तो बेसिक प्रिंसिपल हमें बताना जरूरी है। इसमें सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है, सिलेक्टिव होते हैं, थेरापेटिक इंडेक्स होते हैं, कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक, कॉम्बिनेशन थेरेपी तथा एंटीबायोटिक सिनर्जीज होते हैं। तो इसके आपके 5 यहाँ पर प्रिंसिपल इसी पे वर्क करते हैं। अब क्या होते हैं सिलेक्टिव, मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिलेक्ट करते हैं, अच्छा ये इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी स्टडी करते हैं और उसी के स्पेशल ड्रग्स दे के हम क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, सिलेक्ट करके एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रयोग करते हैं, उसे मार देते हैं। थेरेपेटिक इंडेक्स में तुम्हारे पास टॉक्सिक डोज होता है और थेरेपेटिक डोज होता है, उन दोनों का रेशियो बना दिया जाता है तब प्रयोग किया जाता है। और कैटेगराइज तुम्हारे पास एंटीबायोटिक तो बैक्टीरियल एंटी यानी देखते हैं कि यानी बैक्टीरियोसाइडल है कि बैक्टीरियोस्टैटिक है। बैक्टीरियोसाइडल ये हमारे पास बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल करके खत्म कर दिया जाता है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब उसके ग्रोथ को कम कर दिया जाता है। कॉम्बिनेशन थेरेपी इसमें 2 या 2 से एंटीबायोटिक को कंबाइन किया जाता है, एक ही बार में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे, ठीक है, जैसे सिफेक्जिन हो गया और सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, एक ही के साथ दिया जाता है। जीपीओजेड देखेंगे, ओफ्लॉक्सासिन तथा सिफेक्जिन एक ही साथ दिया जाता है। ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं। एंटीबायोटिक तुम्हारे पास क्या होते हैं, बहुत समय हमारे पास ये प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, उसे कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं या सिंगल दे सकते हैं जिसे हम किल कर सकते हैं। तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन पे हमसे क्या क्वेश्चन पूछा भैया, 8वां क्वेश्चन हमसे क्या रखा, 60 नोट ऑन द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NSAID जो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, इसको आपको डिफाइन करना है। तो इसमें कहा क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐसी ड्रग्स होती है जो ट्रीटमेंट इन्फ्लेमेशन सूजन को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए, कभी कभी फीवर यदि रहता तब भी हम यानी उन्हें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में तुम्हारे पास मैनिकोल तथा एलर्जी यानी एलर्जी प्रिपरेशन होता है, ठीक, कभी कभी ये क्या कर देते हैं, ठीक है, एलर्जी पैदा कर देते हैं। अब यहाँ से क्लासिफिकेशन उसका देख लेते हैं, इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन, मतलब 3 में कैटेगराइज किया गया, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक तथा पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो इतने तुम्हारे पास क्या हो गए क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में एस्पिरिन आता है, आइबुप्रोफेन यानी आइबुप्रोफेन आता है, आइबुप्रोफेन में जैसे कॉम्बोफ्लान जो टैबलेट होता है उसमें पाया जाता है, डाइक्लोफेनेक में, ठीक है, ये सब नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर के अंतर्गत आते हैं। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर में क्या हो जाते हैं, सेलकॉक्स यानी कॉक्स जीब आ जाते हैं और मेलाक जी कैम आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एनाल्जेसिक में देखा जाए, एनाल्जेसिक तथा एंटीपायरेटिक विद द पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन में तुम्हारे पास पैरासीटामॉल और नीफोपाम आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, आराम से देख सकते हैं। ये हो गया इंडिकेशन, किसे आप दे सकते हैं, कहीं सूजन हुआ तब, एनल दर्द हो रहा है तब, एंटीपायरेसिस में इसे आप दे सकते हैं, यानी किसे आप नहीं दे सकते हैं, किसी पर्सन को एल्सर हुआ तो नहीं दे सकते, किडनी प्रॉब्लम तब भी नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी में बिना पूछे तो आप दे ही नहीं सकते, कोई हाइपर सेंसिटिव है तब भी आप नहीं दे सकते हैं, ऐसे ही देना नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रहा, इसमें क्या पूछा है इसमें आपको बता देते हैं, ठीक। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, कह रखा राइट गिव नोट ऑन, सॉरी कहाँ पर क्या है, कह रखा राइट नोट ऑन ड्रग्स यूज इन द ग्लाइकोमा, मतलब ग्लाइकोमा में क्या होता है, उसमें कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, ये तो आपको बता देना, ठीक। तो आपके सामने जो पूछा ग्लाइकोमा क्या होता है, उसका ड्रग्स कौन सा यूज होता है वही बताना है आपको। ग्लाइकोमा क्या होता है, ग्लाइकोमा तरह से देखा जाए तो एक तरह की आंख की बीमारी होती है, तो लिखा है तुम्हारे पास ग्लाइकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई डिजीज दैट कैन कॉज द विजन लॉस, मतलब ये कभी कभी हो जाता है ग्लाइकोमा तो विजन पूरी तरह से लॉस हो जाता है, ये ब्लाइंडनेस हो जाता है, डैमेजिंग द नर्व ऑफ आई, मतलब हमारी जो आंखों में नर्व होती है,
ठीक है, जो लेके जाती किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, वो डैमेज हो जाती है तो उसे ग्लाइकोमा हो जाता है। तो इसमें ड्रग्स की बात की जाए तो इसमें क्या जाते हैं, टीलोलोल यानी टीमोलोल आ जाते हैं, जो इतने आते हैं, यानी 0.2 mg से लेकर 0.5% BD प्रयोग किया जाता है। लिखा बेटाजोलोल आ जाता है, 0.5 BD प्रयोग किया जाता है। और क्या जाता है, डारजोलामाइड आ जाता है, जो 2% BD यूज किया जाता है। ये इसके ड्रग्स का नाम है। ठीक है, अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन और कंट्रा इंडिकेशन हम देख लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए तो टिमोलोल रिड्यूस करता है बीपी को रिड्यूस कर देगा, हार्ट रेट को कम कर देगा, कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देगा। रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर, मतलब हमारी जो एक्वस ह्यूमर होती है, ठीक, जैसे आंख यदि देखे होंगे, ठीक है, तो आंख में ऐसे पोर्शन होता है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से और ये यहाँ लेंस हो गया, तो यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, तो भी वो क्या कर सकता है, रिड्यूस कम कर देता है। कंट्रा इंडिकेशन किसे आप नहीं दे सकते हैं, पोस्ट ऑपरेशन इन्फ्लामेशन, मतलब यदि ऑपरेशन के बाद यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है तब नहीं दे सकते हैं। पेप्टिक अल्सर नहीं दे सकते हैं, ब्राडिकार्डिया में नहीं दे सकते हैं, हाइपरटेंशन में भी आप नहीं दे सकते हैं। तो ये था किसके बारे में, ग्लाइकोमा के बारे में। मतलब सिंपल सा ग्लाइकोमा की डिफिनेशन हो गई यहाँ से, और ड्रग्स का नाम, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कंट्रा इंडिकेशन आपको लिख के खत्म कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमसे लिख रखा है, यानी गिव एग्जाम्पल लैक्सेटिव तथा परगेटिव, यानी लैक्सेटिव और परगेटिव को आपको क्या कर देना है, बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। लैक्सेटिव क्या होता है, परगेटिव क्या होता है। आपके सामने ये लैक्सेटिव एंड परगेटिव आपके सामने ये रहा। लैक्सेटिव और परगेटिव आप फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसी में पढ़े होंगे, ठीक है, ड्रग्स में। ठीक, तो लैक्सेटिव क्या होता है, जब मान लेते हैं आपको बहुत ज़्यादा कब्ज बन जाती है, तो उसके सही करने के लिए, उसे सही करने के लिए हम एक दवा का प्रयोग करते हैं, जो दवा लैक्सेटिव को कम करते हैं, उसी को लैक्सेटिव ड्रग्स बोलते हैं। तो लिखा हो क्या होगा, द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन आर नोन एज लैक्सेटिव, मतलब कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसे लैक्सेटिव बोलते हैं। दीज ड्रग्स मेक ए स्टूल यानी सॉफ्ट, मतलब ये हमारे क्या स्टूल को सॉफ्ट कर देगा। इंक्रीज द बॉबल मूवमेंट, ठीक, बॉबल मूवमेंट को इंक्रीज कर देगा, जिससे हमारा जो स्टूल रहेगा सही से बाहर की तरफ पास हो जाएगा। इफ द लैक्सेटिव आर द टेकन इन द हाई डोज, मतलब यदि हम लैक्सेटिव को ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, परगेटिव हो जाता है। अब परगेटिव कब लिया जाता है, जब बहुत तगड़ा एब्जो यानी कब्ज बन जाता है तब प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ लैक्सेटिव ड्रग्स में तुम्हारे पास इतने एग्जाम्पल आ जाएंगे, ब्रान, इसबगोल, सेन्ना, कैस्टर ऑयल, मिथाइल सोलुट, लिक्विड पैराफिन। अब ये कैसे वर्क करते हैं, सबसे पहले इंक्रीज कर देते हैं वेट एंड साइज ऑफ स्टूल, मतलब जो हमारी स्टूल की साइज को इंक्रीज करा देंगे, वेट पड़ेगा, बाहर की तरफ उसे फोर्स किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्शन ऑफ वाटर का एब्जॉर्ब करेंगे, हमारी स्टूल को क्या कर देंगे, सॉफ्ट कर देंगे। स्टिमुलेट द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्ब वाटर, क्योंकि इंटेस्टाइन हमारी जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट वाला पोर्शन रेक्टम, वहाँ से वाटर का एब्जॉर्शन ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, स्टूल को सॉफ्ट करेगा, जिससे बाहर की तरफ निकल जाएगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट को भी इंक्रीज करा देगा, जिससे हमारा जो भी स्टूल है बाहर की तरफ आ जाएगा। इंडिकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई पर्सन के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा तब भी उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बता देना है यहाँ से। फिर क्या लिख रखा है, इम्पटी बॉबल मूवमेंट आफ्टर इरिगेशन इज द पॉइजन, कभी कभी अब खाली यदि, ठीक है, पॉइजन कोई खा लिया, ठीक है, पॉइजन कोई खा लिया, जहर खा लिया, तो उसे हम क्या कर देंगे, लैक्सेटिव और परगेटिव ज़्यादा अमाउंट में दे देंगे, लैक्सेटिव की मात्रा बढ़ा देंगे, तो क्या कर देगा, उससे स्टूल जल्दी से पास होगा और जल्दी से ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भैया 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 इधर आ जाते हो यार, तुम इधर आओ। ठीक, इसमें क्या रखा, राइट नोट ऑन इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट विथ एग्जाम्पल। बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल के साथ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट में आ जाते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो बिलोंग करते हैं वेराइटी ऑफ ग्रुप ऑफ, भाई क्या कर रखे, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट में करते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ब्लड कंपोनेंट, सोमैटिक सेल, जीन थेरेपी, वैक्सीन, ईटीसी, बहुत सारे एनिमल डेरिवेटिव तथा प्लांट डेरिवेटिव भी कंपोनेंट हो सकते हैं इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इंडिकेशन के साथ। तो लिखा, बायोलॉजिकल ऑटो इम्यून डिजीज में तुम्हारे पास क्या आते हैं, मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में तुम्हारे पास जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस में प्रयोग किया जाता है। भाई क्या कर रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं दूसरा, इतना बढ़िया, ठीक है, एक तो बलरिंग हो रही है यहाँ पर, चलो कोई नहीं। हम क्या क्या कर सकते हैं, सिरोसिस में प्रयोग कर सकते हैं, कोहन डिजीज में इसका प्रयोग कर सकते हैं।
बायोलॉजिकल इन कैंसर ट्रीटमेंट, मतलब बायोलॉजिकल इन कैंसर ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, इन दवा का प्रयोग किया जाता है किसमें, पेम, ठीक है, पेमब्रोलिजुमाब में प्रयोग किया जाता है, जो ऑटो, ठीक है, इम्यून थेरेपी कहलाती है, ठीक है। और ये जो ड्रग्स होती है ट्यूमर के लिए ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है, ट्रांसटूजुमैब के प्रयोग की जाती है, यानी क्या होता है, रिटूजीमैब के प्रयोग की जाती है, जो डिस्ट्रॉय कर देती है कैंसर सेल को। ये कैंसर सेल को क्या कर देगी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पार्ट ए और पार्ट बी को पूरी तरह से हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ठीक, अब यहीं से हम देख लेते हैं पार्ट सी को। पार्ट सी में पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इनटू बॉडी, मतलब जो ड्रग्स होती है हमारे शरीर के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होती है। देखिए, यदि देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो भी ड्रग्स होती है और हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, वो किसे क्या बोला जाता है, पैसिव डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक, ऑप्शन में कहीं दिया है एक्टिव ट्रांसपोर्टर के तो होता नहीं, सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता है, बोथ ए एंड बी, मतलब ये तीनों नहीं है, तो नन ऑफ दीज पे आपको क्या कर देना है, टिक मार देना यहाँ से। ठीक, फिर क्या लिखा है, स्टेज ऑफ एनेस्थेटिक इज डिवाइड, अभी पढ़े हैं, यानी एनेस्थीसिया को 4 में डिवाइड किया गया था, किसमें 4 में, कहीं दिया है 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 6 स्टेज, यानी 4 स्टेज पे आपको क्या कर देना है, टिक मार देना यहाँ से। फिर क्या लिखा है, अनवांटेड ड्रग्स एक्शन आर कॉल्ड, मतलब हमारे शरीर में अंदर कोई ड्रग्स गई अनवांटेड वर्क कर रही, मतलब अनवांटेड एक्शन काम कर रही, तो उसे कहते हैं साइड इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो लिखा एडिटिव इफेक्ट, यानी सिनर्जिक इफेक्ट, यानी साइड इफेक्ट, या कॉम्पिटिटिव एक्शन, मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, साइड इफेक्ट बोला जाता है। फिर क्या लिखा, विच ड्रग्स आर यूज टू एज अ सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन, मतलब क्या ऐसी दवा जो हमारे पास क्या कर देती है, सेंट्रली देखा जाए तो मसल रिलैक्सेशन में वर्क करती है, वो एक तरह का डाइजापाम होता है, डाइजापाम जो ड्रग्स होती है। एस्प्रिन नहीं, मेफनोनिक एसिड नहीं, डाइजापाम पे आपको क्या कर देना है, लुक मार देना है, ठीक है। या लिखा नाइट्रोग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरीन इज यूज, नाइट्रोग्लिसरीन किसके लिए यूज किया जाता है, वो एंजाइना पेक्टोरिस की एक दवा होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा है, हाइपरटेंशन नो, एंजाइना पेक्टोरिस यस सर इसमें प्रयोग किया जाता है, ओबेसिटी में नहीं प्रयोग किया जाता, कैंसर में भी नहीं प्रयोग किया जाता है। जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है वो क्या जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस में प्रयोग किया जाता है। फिर क्या लिखा, विच इज एग्जाम्पल ऑफ द बायोग्यूमाइड, बायोग्यूमाइड किसका एग्जाम्पल है, यानी बायोग्यूमाइड देखा जाए तो मेटफॉर्मिन का एक, यानी इसका एग्जाम्पल है। जो आप हाइपर, यानी ओरल हाइपरग्लाइसीमिया पढ़े होंगे, यानी ग्लाइसीमिया डायबिटीज वाले, तो उसके क्लासिफिकेशन में ये बताया गया होगा आपको, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट में 7वां लिखा है कार्बिमाजोल इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ, कार्बिमाजोल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, थायराइड में प्रयोग किया जाता है, ये तो कंफर्म है, मगर हाइपरथायराइडिज्म में कि हाइपोथायराइडिज्म में, मतलब जब थायराइड ज्यादा हो जाती तब प्रयोग किया जाता, तो हाइपरथायराइडिज्म करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। लिखा अमोनियम क्लोराइड इज यूज टू, अमोनियम क्लोराइड देखा जाता है एक तरह का एक्सपेक्टोरेंट होता है, क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह प्रयोग किया जाता है, कहीं दिया है एक्सपेक्टोरेंट, इस पे आपको क्या कर देना, टिक मार देना। ब्रोंकोडाइलेटर नहीं होता, याद रखना, एक्सपेक्टोरेंट होता है, ठीक। तो 8वां क्वेश्चन तक यहाँ हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक है, 9वें क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं आपके सामने। यहाँ इसमें क्या लिखा है, यानी एमिटा, ठीक है, एम्फीटामिन, अभी देखें एम्फीटामिन क्या है, एपेटाइटिस को बढ़ाता कि घटाता, एम्फीटामिन क्या होती है, हमारी भूख को कम करता, भूख को सप्रेस करता, तो सप्रेसर कहीं दिया तो सप्रेस पे आपको क्या कर देना, टिक मार देना, ठीक। अल्बेंडाजोल इज ए ड्रग्स, अब एल्बेंडाजोल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, लिखा है एंटी हेलमेंथिस की तरह, एंटी डायबिटीज यानी एंटी डायरियल की में प्रयोग किया जाता है, मतलब अल्बेंडाजोल होती है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, जो 10वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही है, एंटी यानी एंटी हेलमेंथिस या एंटी डायरियल, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। लेकिन बोलते हैं कि आप कीड़ी की दवा 6-6 महीने पर खाए करिए, ठीक है, जो केंचुओं को मार देगा, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा एट्रोपिन, ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट यूज किया जाता है, एट्रोपिन सल्फेट देखा जाए तो मेडियाट्रिक ड्रग्स होती है, कहीं दिया है मेडियाट्रिक यहाँ पर हो जाएगा इसमें। मॉर्फिन एक तरह का क्या होता है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नॉन नार्कोटिक नहीं नार्कोटिक होता है, तो नार्कोटिक पे आपको टिक मार देना है यहाँ से, ठीक। फिर क्या लिखा है डाइफिनाइल हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोटोइन होता है, यूज ट्रीटमेंट ऑफ
इपिलिप्सी या लेप्रेसी, लेप्रेसी तो हमने अभी पढ़ा नहीं, इपिलिप्सी पढ़ा है अपने सिलेबस में, तो इस पे मार देंगे। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन पे, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज आल्सो नोन एज, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो, माइक्रो नहीं मैक्रो, मैक्रो, मेगा बोल सकते हैं या माइक्रो, माइक्रो, ठीक है, माइक्रोलेटिक एनीमिया, तो यानी माइक्रोलेटिक एनीमिया पे आपको मार देना है यहाँ से, माइक्रो नहीं मैक्रो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इंसुलिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, किस रूट के थ्रू दिया जाता है, इंट्रावेनस या सबक्यूटेनियस, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। जो हमारे पास इंसुलिन होता है, इंसुलिन की पेन आती है ना, ऐसे पेट को खींच कर उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता, तो इंट्रावेनस होता है या सबक्यूटेनियस होता है, इस पर आपको क्या कर देंगे, इस पर आप कमेंट अपनी राय देंगे। कार्टिकोस्टेरॉइड इज यूज टू ट्रीटमेंट, आप कार्टियो यानी कार्टिकोस्टेरॉइड जो होता है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मलेरिया में या तुम्हारे पास स्टैटिक अर्थराइटिस में या हाइपरटेंशन में या आपके, ठीक, तो किस में प्रयोग किया जाता है जल्दी बताइए। ठीक है, ये देखा जाए तो स्टेटस यानी अस्थमाटिसिक में प्रयोग किया जाता है, यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। हार्मोन आर प्रोड्यूस, ये आप कमेंट बॉक्स में इसे भी लिखाइए, हार्मोन जो होता है किससे प्रोड्यूस होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से कि एंडोक्राइन ग्लैंड। चलो हम लीवर और हार्ट को क्या कर देते हैं, लीवर और हार्ट को काट देते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है कि सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस कराता है ये आपको दिखाना है। एंजाइम अलग होता है भैया, हार्मोन अलग होता है, इसे बताना है आपको। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ड्रग्स ऑफ ए चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक में क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इपिनेफ्रिन और डोपामिन, आइसोप्रोपोल, मतलब ये देखा जाए तो तीनों प्रयोग किया जाता है। आल मतलब आल पे क्या कर देना, आपको टिक मार देना यहाँ से। फिर नेक्स्ट में पूछा इनो, गेलुसील, डाइजीन और टाइप ऑफ में, ये सब क्या होती है, एक तरह का एंटासिड ड्रग्स होती है जो हमारे एसिड को कम करती है। तो लिखा एंटीटेस्टिव एजेंट नो, एंटीहिस्टामिन नो, डायूरेटिक नो, एंटासिड की ड्रग्स होती है, तो इस पे आपको टिक मार देना है यहाँ से। नेक्स्ट में लिखा है सीफाक्लोर, ठीक है, सीफाक्लोर इज ए सीफा, ठीक है, सीफालोस्पोरिन इज किस जनरेशन में यानी किस जनरेशन की दवा है, सेकेंड की थर्ड, ये देखा जाए तो सेकेंड जनरेशन की आपकी दवा है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरे फार्माकोलॉजी को एकदम डिटेल में कवर अप कर लिया आपके सामने यहाँ से। 1 घंटा लगभग 1.5 घंटा आपके सामने हमने क्या कर दिया, वर्क किया, मतलब आराम से धीरे धीरे हमको समझाने की कोशिश की है, तो पूरा हमने क्या कर दिया, कवर अप कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इसी सीरीज को आगे की तरह रखा जाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, पूरे पेपर को हम आप अच्छे से अच्छे सोल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तब तक जब तक आपका पेपर नहीं खत्म तब तक आपका भाई अपने साथ है तुम्हारे। इसके बाद आपका इसी फार्माकोलॉजी का सुपर 30 क्वेश्चन आएगा, जो लगभग 4-5 साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे क्या कर देंगे, उसका आंसर यानी सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।